इसमें यार माइक में बोलना पड़ेगा आपको और थोड़ा एक कैमरे में बोलना पड़ेगा और इनको भी बोलना पड़ेगा। तो हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? एक बार यस करो। चलो कोई नहीं, आवाज आ रही आ होगी रही है। तो बहुत बढ़िया बात है, आ रही है तो ठीक है। मैं दिव्यम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक बार और डोर बंद कर देना यार, ठीक है। दिव्यम भी ऐसे ही यहाँ पे अपना जैसे डागर बैठा है ना, वो पीछे डागर बैठा है, ठीक है, ऐसे ही दिव्यम भी वहां पे बैठा करता था। और इसके साथ जैसे इसकी अभी बॉडी दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसी बॉडी के इसके साथ 3-4 लोग रहते थे, बुलेट पे आते थे ये लोग। इसका रिलेटिव का नाम मैं भूल जाता हूँ, शुभम नाम था। शुभम शुभम था, प्रशांत था, ठीक है। और बीच बीच में लेट भी आते थे, टाइम से भी आते थे, सब चीजें थी। पर अभी मैं चाहता हूं कि ये खुद अपनी जर्नी खुद अपने तरीके से बताए। ये मैं क्लास के बाद या क्लास के बीच में इसको आपसे क्यों मिलवा रहा हूं? 2 रीजन है। पहला कि डिप्लोमा के बच्चों को 90% लगता है कि यार इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस, ये तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने तो 12th ही नहीं करी। 12th नहीं करी तो हमारा तो मैथ नहीं बढ़िया, मैथ नहीं बढ़िया तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनको पहली बात ये लगती थी, इसने उसको गलत प्रूव कर दिया, काटा मार। ये आईईएस, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसने पहले डिप्लोमा करा, डिप्लोमा फ्रॉम आर्यभट्ट, उसके बाद लीट की तैयारी करी, लीट की तैयारी के बाद अपना बीटेक करी सिविल ब्रांच से, और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने आईईएस क्लियर कर दिया। ताड़ी मार दो जोरदार इसके लिए। मैं चाहता हूं कि ये खुद अपनी पूरी जर्नी एकदम बारीक, कोई ये इंटरव्यू नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आप लोग भाइयों के लिए इसको बुलाया गया कि यार कि ये क्या जो तेरे पास ये ऊर्जा है जिससे तूने ये करा है, क्या तू इनके साथ साझा कर सकता है? ये भी कर सकते हैं क्या? तो वो उस चीज के लिए बुलाया गया है ना। शिवम, पहले तो दिल से धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और इन बच्चों को अपनी जर्नी एकदम बारीक बारीक चीजें भी सारी बताओ, शुरू से बताओ प्लीज। ये मत सोचना कि उस बैच में डिस्कशन हो गया, उस बैच का डिस्कशन हो गया अलग, अब इस बैच का डिस्कशन अलग होगा। यहाँ पे ये जो इसमें आपको लग रहा है ना, इसने ये पर्सनैलिटी बनाने में काफी टाइम लगा है, इस पर्सनैलिटी को बनने में काफी टाइम लगा है। और ये टाइम अब ये तुम्हें बताएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है, क्या नहीं, ये कभी क्या करना चाहता था, कैसे कैसे आया, सारी चीजें मैं चाहता हूँ आप बताओ। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, होप आप सब सही होंगे। तो मैं दिल्ली से ही हूँ। मैंने स्कूलिंग करी, 10th के बाद डिप्लोमा। ऐसा कुछ ऐसा मेरा प्लान था नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग भी नहीं करनी थी, मेरे को मेडिकल लाइन में जाना था। बट एज माई फादर प्रमोटेड में दिस कि आप डिप्लोमा करो। पहले मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों डिप्लोमा करवाना चाह रहे हैं वो। तो मेरे को लगा कि शायद वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से अर्न करने लग जाऊँ ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। मतलब थोड़ा वही लोअर मिडिल क्लास काइंड ऑफ फैमिली थी मेरी। तो उन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन किया है, मैंने डिप्लोमा किया आर्यभट्ट से 3 साल। एंड डिप्लोमा के जस्ट लास्ट सेमेस्टर में वो मुझसे कहते हैं कि अब बीटेक करनी है। मैंने कहा बीटेक? मैंने कहा ये तो कभी सोचा नहीं, ये तो कभी डिसाइड भी नहीं हुआ बीटेक भी करनी है। तो कह रहे हाँ करनी है। मैंने कहा मुझे लगा कि डिप्लोमा के बाद जॉब करनी है, ताकि अरे वो सब छोड़ो, वो सब मेरी हेडेक है, मैं संभाल लूंगा। आपको बीटेक करनी है। ऐसे ऐसे एक कोचिंग सेंटर है उन्होंने मेरे को बताया कि जीसीसी कोचिंग सेंटर है आदर्श नगर में, वहाँ से आपको कोचिंग करनी है। उसके बाद एग्जाम होता है लीट का, उसके बाद आपको बीटेक करनी है। तो सबसे पहले उन तीनों में सबसे पहले आप आए थे, वो मैं उसको मैं भूल गया क्वेश्चन। उन तीनों में सबसे पहले आप आए थे, शुभम आया था, प्रशांत आया था? शुभम पहले आया था, प्रशांत और मैं साथ आए। अच्छा, तो उसने पहले क्लास लेके देखी, उसने फिर डिलीवर कराया, आपके फादर ने पहले डिसाइडेड दोनों का साथ में हुआ था, साथ में शुभम हुआ और मेरा। उसने पहले एडमिशन ले लिया था, मैं अच्छा 1-2 दिन मतलब 2-4 दिन बाद आया था अच्छा। admission। शुभम ने कहाँ से करी थी बीटेक? शुभम ने महाराजा अग्रसेन महाराजा अग्रसेन से। उसकी मैकेनिकल ऑटोमेशन। मैकेनिकल। अभी वो क्या कर रहा है? वो अभी कोग्निजेंट में जॉब कर रहा था 2 इयर्स, 1 साल उसने जॉब करी। हाँ अब वो ड्रॉप करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में स्टार्ट किया उसने। ठीक ठीक है, ठीक है। तो वहीं से आप आए, जीसीसी आए, फिर क्या हुआ? जीसीसी आई, फिर लीड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में जैसे सर ने बताया लास्ट बेंच पे बैठते थे, बुलेट में आते थे, हवाबाजी में। कुछ ऐसा मतलब था नहीं कि हाँ सीरियसली प्रिपरेशन करनी है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ डिसाइडेड था नहीं। बस पापा ने बोला था करना है तो चलो ठीक है करना। अच्छा, अभी आपको इसको मान लो, अभी आप भूल जाओ फिलहाल कि भाई साहब इसने ये आईएएस में इसकी रैंक आ गई है वो। अभी इसको एकदम पहले आप एकदम देखो, अभी पता नहीं है कि क्या है अभी तो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाएगा अगर आप पीछे बैठे हो
अब बुलेट में कोई बंदा आ रहा है पीछे बैठा और जिम पे ज्यादा ध्यान है, पढ़ाई में थोड़ा, तो आप आपका फर्स्ट क्या जाएगा, है ना, वही जाएगा जो मेरा गया होगा, ठीक है, वही जाएगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं आप सर टीचर हो, टीचर तो वही सोचते हैं, आप टीचर कभी, अरे मैंने बोला टीचर मैं अपनी चॉइस से बनाऊं और हमारा काम है सिर्फ पॉजिटिव सकारात्मक सोचना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे कभी भी, या गुस्सा नहीं करेंगे लेट आने पे, या इसको नहीं किया होगा, या इनको डांटा नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, जरूर डांटा होगा, लेकिन हाँ प्लीज। तो डांट तो हमें बहुत पड़ी है। एक समय ये भी आ गया था कि सर भी डांट डांट के थोड़ा थक गए थे कि यार इनको कितना डांटना पड़ता है, छोड़ो इनको, ये कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ऐसा कुछ था। बट सही है, तैयारी चल रही थी, ठीक ठाक कर रहे थे, बहुत ज्यादा सीरियस उस टाइम पे नहीं थे, बट ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एग्जाम टाइम नियर था हमारा, एक सर फिर से वो बात शेयर हाँ करूँ। वो शेयर करो हाँ, बिल्कुल। तो एग्जाम टाइम नियर था, बैच खत्म हो गया था हमारा। बैच खत्म होने के बाद एक फेयरवेल काइंड ऑफ सेशन था, ऐसे ही हम सब लोग बैठे हुए थे एक क्लास में। सर आके हमारे को बता रहे थे कि आगे ऐसे ऐसे एग्जाम ऐसे अटेम्प्ट करने हैं सब कुछ। मैं उस दिन, बस उस दिन, वैसे हमेशा लास्ट में बैठता था, उस दिन मैं फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ था, बिल्कुल जैसे ये भाई बैठा कॉर्नर पे, यहाँ पे बैठा हुआ था। कुछ करोगे लाइफ में आप। तो ऐसे ही फ्रंट डेस्क पे बैठा था उस दिन। तो सर एक एग्जाम्पल हमारे को बता रहे थे। एक चीज होती है, सर ने हमारे को डिलीवर करी, एक चीज होती है एक पॉजिटिव अट्रैक्शन एंड एक होती है नेगेटिव अट्रैक्शन। तो सर ने बोला कि पहले नेगेटिव अट्रैक्शन का बताता हूँ, और जैसे ये सर खड़े हैं, सर ने बोला पहले नेगेटिव अट्रैक्शन का बताता हूँ, ऐसे देख के पहले नेगेटिव अट्रैक्शन का बताता हूँ तुम्हें। तो नेगेटिव अट्रैक्शन मीन्स, मुझे याद नहीं है लेकिन सर मुझे हुआ एग्जैक्ट याद होगा, है, एग्जैक्ट याद जरूर है। हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो सर ने मेरी तरफ देख के बोला कि ये, आपने तो हाँ, आप जा सकते हो, थैंक यू। हाँ प्लीज प्लीज। तो सर ने मेरी तरफ देख के बोला कि ऐसे जिम वगैरह जाना, बुलेट पे आना, ये इसको कहते हैं नेगेटिव अट्रैक्शन। जो मतलब आप पर्सनैलिटी इंप्रूव कर रहे हो जस्ट टू शो, इसको कहते हैं नेगेटिव अट्रैक्शन। लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप डिप्लोमा वाले हो, सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका, एंड वहाँ पे ऑलरेडी जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनके ग्रुप्स वगैरह ऑलरेडी बन चुके होंगे, तो आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा उनसे आइसोलेट रहोगे। इस चीज को दिल में मत लगाना है, स्टार्टिंग में होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा उनसे आइसोलेट रहोगे, आपका थोड़ा सा इसे करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आप थोड़ा उनसे, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ स्टार्टिंग में आप थोड़ा उनसे आइसोलेट रहोगे, आपका लीट वालों का अलग ग्रुप बनेगा, आप अलग बैठा करोगे क्लास में, उनका रेगुलर वालों का अलग ग्रुप बनेगा। तो जैसे ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आएंगे, मतलब थर्ड सेमेस्टर में आप लोग एडमिशन लोगे, उसके एग्जाम आएंगे, तो डिप्लोमा वाला को ये एक ऐसा परफॉर्म कर जाता है कि सब लोगों की नजर उस पर चली जाती है कि यार ये अभी आया है, तो हम तो इतने टाइम से कॉलेज में, एक साल और उसके बाद आधा साल, और ये अभी आया और उसने तो मचा दिया यार एग्जाम में। उस टाइम सब लोग आएंगे आपसे बात करने के लिए कि यार आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सब लोग, मतलब उसको कहते हैं पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो उस टाइम पे ये थोड़ी सी बात मेरे को सर की लग गई थी कि यार सर ने ऐसे पॉइंट करके बोल दिया, उस टाइम पे इमेच्योर थे, उतनी समझ थी नहीं, तो थोड़ी सी बात लगी थी, बट स्टिल उस बात को जो मैंने यूज किया, जो मतलब दिल में रखा कि चलो मैं भी, सर ने मेरे को नेगेटिव अट्रैक्शन बोला था, मैं पॉजिटिव अट्रैक्शन बनूंगा। जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद सब लोग कि यार कैसे पढ़ाई, तो ये थोड़ा बता रहे, ऐसे करके वो सब फिर सबके साथ मेल मिलाप हो गया था। फर्स्ट सेमेस्टर तक बिल्कुल हम अलग थे, किसी से बात नहीं होती थी रेगुलर वालों से, उनका सबका अलग ग्रुप था। तो एज सच कुछ ऐसे शुरू हुआ था, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी जेई या इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके लिए कभी सोचा नहीं था, कभी माइंड में आया नहीं था कि ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, और कभी कोई, मतलब ऐसा कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि एसएससी जेई तक कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कभी तैयारी करनी है और एग्जाम निकालना है। तो फर्स्ट ईयर निकल गया, पढ़ाई भी करी, साथ में एंजॉय भी करी, क्योंकि जो सेकंड ईयर होगा आप लोगों का, तो जो सेकंड ईयर पढ़ाई तो करनी करनी है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो लैग करो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सेट हो रखे हैं कॉलेज में, आप नए हो, तो आपको तो प्रूव करना पड़ेगा एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको तो पढ़ाई तो करनी है, और साथ के साथ एंजॉयमेंट भी करनी है, क्योंकि कॉलेज लाइफ है, सबको पता है दोबारा नहीं आने वाली। तो साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ एंजॉय, तो सेकंड ईयर तो फुल एंजॉय किया, साथ साथ पढ़ाई भी की। अब थर्ड ईयर आया, वहाँ पे हमारे टाइम पे कोरोना का टाइम था, तो लॉकडाउन हो गया था, तो हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था सब कुछ। थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, ऑनलाइन था, कोई पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम्स ऑनलाइन ही हुए थे, ठीक ठाक मतलब हो गए थे, कुछ ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, ठीक ठाक एग्जाम हो गए थे। तो अब थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर मीन्स सिक्स सेमेस्टर, सेवन्थ एट लास्ट ईयर था, सिक्स सेमेस्टर में एक दिन मेरे फादर ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसको करते हैं तो तुम आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। तो मैंने कहा अच्छी बात है, तो होना चाहिए। तो कह रहे कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो आईएएस ऑफिसर बनो, वो एग्जाम। मैंने कहा क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैंने कभी ऐसे, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज उस टाइम पे लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या होता है। थर्ड ईयर बीटेक की बात करो, लास्ट थर्ड ईयर का मतलब सिक्स सेमेस्टर, मेरे को पता भी नहीं था इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या होता है। मैंने कभी, इससे पहले एक मिनट मैं कट जी करूंगा, सर, इससे पहले ये कि जो तुम्हारे तीन दोस्त थे उनकी क्या क्या रैंक आई नीट में?
वो जी। बता दो। प्रशांत की कितनी थी? प्रशांत की 11 रैंक, आपकी कितनी थी? मेरी 180, 180 थी। और उसकी अपना जिसने मेट लिया उसकी उसकी कितनी थी? 500 समथिंग। ठीक है। तो अब उसने जब जिसने प्रशांत ने 11 रैंक में उसको मिल गया चौधरी चौधरी ब्रह्म प्रकाश जाफरपुर सरकारी कॉलेज था, आईपी के अंडर पहले आता था, अभी वो एनएसयूटी का ईस्ट या वेस्ट कैंपस बन गया, वेस्ट बन गया ना। हाँ हाँ, वेस्ट कैंपस बन गया एनएसयूटी का। अभी वो आईपी के अंडर नहीं है, उसमें सिविल ब्रांच होती थी। तो 11 रैंक वाला वो सिविल का इसका दोस्त वहां पे चला गया, वो भी आर्यभट्ट में इसके साथ ही था। ठीक है। वो जब टेस्ट होता था तो ये लोग बाद में धीरे धीरे आते आते तक टेस्ट को सिंसियरिटी से देने लग गए थे, नो डाउट। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसको सरकारी कॉलेज मिला, इसको नॉर्दर्न इंडिया जो अखिलेश आज अभी एकेजी बोलते हैं ना क्या? अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट हाँ, ऑफ वो पहले नॉर्दर्न इंडिया के नाम से हुआ करता था, जो कश्मीरी गेट में के आसपास है ना एक कॉलेज। शास्त्री हाँ, पार्क। शास्त्री। हाँ, तो इसने वहां से सिविल ब्रांच से करी। ठीक है। अब इसको इसके फादर थर्ड ईयर में कह रहे हैं, लेकिन ये थर्ड ईयर में सिविल सर्विसेज का नाम सुन रहा है, उसके बाद अब ये क्या करेगा थर्ड ईयर में अभी? तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कॉलेज अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिल रहा है या किसी को थोड़ा सा ऊपर मिल गया, लेकिन अगर आपने वहां पे रहते रहते अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लिया तो आप भी वो चीजें कर सकते हो। अब प्रशांत से नहीं हो, प्रशांत नौकरी कर रहा है बेंगलोर में, जिसकी 11 रैंक थी, जिसको चौधरी ब्रह्म प्रकाश मिला है ना, उस टाइम पे मेरे को लग रहा है 20 एक रैंक में खत्म हो गया होगा चौधरी ब्रह्म 18 प्रकाश। रैंक में। 18 रैंक में खत्म हो गया था, ये कह रहा है 18 रैंक पे उस टाइम पे सिविल ब्रांच उनको मिली नहीं, क्योंकि सबसे जिनकी अच्छी रैंक आती थी सिविल वो वहां पे ले चले जाते थे। अब वो आईटी सेक्टर में नौकरी कर रहा है वहां पे, कहाँ कौन सी बैंगलोर, कंपनी कौन सी उसकी? कंपनी का नाम बेंगलोर में है। बैंगलोर में। ठीक है। अब वो इसको देख के उसे लग रहा है कि हाँ यार मैं भी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकता हूँ। तो अब वो तैयारी शायद उसने अब शुरू करी है, अब शुरू करी है तैयारी। ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर से चालू करो आप अपनी जर्नी प्लीज। 6 सेमेस्टर में थे, पापा ने तो बोल दिया कि ऐसा करना है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैंने कहा चलो बोला तो एक बार किसी से पता करके देख लेते हैं कि होता क्या है। तो जो क्लास के टॉपर्स होते हैं उनको तो सब कुछ पता होता है। हम लोग 6 सेमेस्टर में थे, एक क्लास का टॉपर था, लीड का ही था, मतलब लेटरल एंट्री था, हमारे साथ का ही था। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे ऐसे कोई एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्या होता है मेरे को थोड़ा सा बताओ। मतलब ऑनलाइन, मतलब मिल तो सकता नहीं था, कोई लॉकडाउन था, तो ऐसी फोन पे बात हो रही थी उससे। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है इंडिया में, इंजीनियर्स के लिए उससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है और उससे बड़ी कोई पोस्ट भी नहीं है। तो मैंने कहा यार तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है, ये पैटर्न है एग्जाम का, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है। मैं आपको भी बता देता हूँ एक बार, पैटर्न आपको पता नहीं होगा तो। प्री के 2 एग्जाम होते हैं, जीएस का पेपर होता है, एक टेक्निकल पेपर होता है। जीएस के पेपर में 10 जीएस के सब्जेक्ट्स आते हैं और टेक्निकल के पेपर में 15 टेक्निकल के सब्जेक्ट्स आते हैं। ये होता है प्री, सेम डे पे होता है, 2 घंटे का जीएस का पेपर, 3 घंटे का टेक्निकल, बीच में 2 घंटे का गैप होता है। सेम डे पे एग्जाम होता है। तो 500 मार्क्स वो कैरी करते हैं। उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं, टेक्निकल होता है सिर्फ, सेक्शन ए सेक्शन एग्जाम 1, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम 1 एग्जाम 2 सेम डे, 3-3 घंटे का एग्जाम होता है, 6 घंटे आपका एग्जाम लिखना है सेम डे पे। आधे टेक्निकल सब्जेक्ट एक में, आधे दूसरे में। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। हाँ, जैसे अब भाई ये 2017 से ये वाला पैटर्न है। अब जब हमारे टाइम में जब हमने बीटेक करी थी उस टाइम पे एग्जाम होते थे 3। पहले एक जर्नल वाला पेपर हो गया 2 घंटे का, वो फर्स्ट डे हो गया। उसको जो उसके बाद अगले 2 दिन हमारे प्री मेंस नहीं था, हमारे में टोटल 3 दिन एग्जाम होता था। आईईएस की बात कर रहा हूँ, उसमें ये चारों शाखा रहती हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, 4 शाखा रहती हैं। अगर कोई कंप्यूटर शाखा से है और कंप्यूटर ब्रांच से है तो वो भी दे सकता है, लेकिन उसको ब्रांच चूज करनी पड़ेगी कौन सी ब्रांच से देना चाहता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ब्रांच वाला बंदा आईएएस नहीं बन सकता, ये मतलब ये भी अपना क्लियर कर लेना, बन सकता है। ठीक है। आशीष नाम का बंदा बना भी है, वो कंप्यूटर से बीटेक करी और आईएएस इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन मतलब बहुत मुश्किल काम है। ईसी वाले जो बंदे बीटेक कर रहे हैं ईसी से, उनसे नहीं होता, तो एकदम कंप्यूटर से आके ईसी में आईएएस कर देना वो बड़ी, उसके लिए भी अलग एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। जैसे अभी भाई बताएगा इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे टाइम में 3 डे में, इसमें फर्स्ट में जर्नल का हो गया, अगले दिन जैसे इसने 15 सब्जेक्ट बोले टेक्निकल के, हमारे टाइम में 12 रहते थे, 6 एक में हो जाते थे, 6 दूसरे में हो जाते थे। मतलब 6 टेक्निकल का पहले दिन होगा, 6 टेक्निकल का दूसरे, वो एमसीक्यू वाला है। उससे अगले दिन लिखने वाला होगा, वही 2 पेपर होंगे लेकिन अब लिखने वाला होगा सब्जेक्टिव। मतलब पहले दिन ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर तीसरे दिन ऑब्जेक्टिव हो गया। 2 घंटे 3 घंटे का होता था ऑब्जेक्टिव, 2 घंटे का, वो 3 घंटे का, 3 घंटे फिर बीच में गैप, फिर 3 घंटे, यानी 3 दिन एग्जाम होगा। अब ये 3 दिन एग्जाम टोटल कैरी कितना करते थे? जैसे इसने बोला आपके मार्क्स कितने कैरी करते प्री में?
प्री में 500 मेंस का 600 एंड देन इंटरव्यू हाँ, मतलब इसका टोटल 1100 हुआ ना, 1300 मेरा टोटल 1000 होता था हमारा, हम लोगों का टोटल तब 1000 हुआ करता था। 200 200 200 200 200 5 पेपर हो गए, और 5 पेपरों में जो जो मान लो ईसी के अंदर टोटल 100 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, तो उसका 3 गुना या 4 गुना कैंडिडेट वो कॉल करते थे इंटरव्यू के लिए। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो या 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी 200 मार्क्स का, जैसे इसके अभी 1100 है, 1100 के बाद 200 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसके बाद वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको, आप भाई ये नहीं है कि 300 नंबर आपके आगे तो 200 में से आप जो 200 में से बढ़िया नंबर लेगा उसका वहां पे नाम लिख दिया जाएगा कि वो आईएएस बन गया। नहीं, जो पीछे आपने जितने भी पेपर दिए हैं वो सारे प्लस ये पेपर, मेरे को, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, इनके टाइम का मेरे को अभी नहीं पता कि यही है टोटल। पिछले वाला भी होता है ना, प्री वाला भी करते हैं, प्री मेन सब। हाँ, तो ये पीछे जितना भी हमारे टाइम में क्या था, पिछले 1000 मैंने जितने नंबर लिए प्लस 200 हो, तो टोटल 1200 नंबर से आपकी मेरिट बनती थी कि आपकी मेरिट अब बनेगी 1200 नंबर पे। तो 200 में से मेरे आए, एक बार आए 108, एक बार 115 के अराउंड थे। मैंने तेरे से उधर पूछा नहीं तेरे कितने थे, चलो वो बाद में कितने थे। 130 तो बहुत बढ़िया नंबर है, ताड़ी मार दो भाई। 140 तो हाईएस्ट होते हैं, इस बार भी हाईएस्ट 140 तो हाईएस्ट होते हैं। जिसकी रैंक 1 होगी ना उसके इंटरव्यू में 140 के अराउंड मार्क्स होंगे। जिसकी रैंक 1 है उसके भी 130 मार्क्स हैं इंटरव्यू। हाँ, तो उसके रिटर्न में जा रहा है, उसके रिटर्न में ज्यादा, मतलब मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसका जरूरी थोड़ा ना जिसने इंटरव्यू में बढ़िया करा उसने रिटर्न में भी बढ़िया कर रखा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज 2019 में या 2018 में, मेरे को ईयर एग्जैक्टली याद नहीं, एक रैंक लेके आया था बच्चा, एक डिप्लोमा आईएएस में रैंक 1, भोसले नाम है, हर्षल भोसले, ऐसे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल कर रहा था उस रूम में भी, और उसकी मैकेनिकल से सिंगल रैंक थी, रैंक 1। अभी तक कोई डिप्लोमा का बच्चा सिंगल रैंक नहीं लाया। अब भाई दोबारा दे दे तो बात अलग है, क्योंकि तैयारी तो चली रही है सिविल सर्विसेज की, है ना, तो वो अलग बात है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकिन ये रैंक लिया ना। ऑल ओवर इंडिया में लाखों बच्चे पेपर देते हैं बेटे, अगर आप उनमें 100 में या 150 में आ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिविल को पी लिया है, आपने सिविल ब्रांच को पी लिया है, तभी वो आपकी रैंक आई है। आईएएस अगर आप बन रहे हो सिविल ब्रांच से, मतलब अब इसके नीचे पता नहीं अगर ये रेलवे मिल गया इसको, मेरे को पता नहीं रैंक के आधार पे क्या, और रेलवे तो है ही नहीं, सॉरी रेलवे तो इंजीनियरिंग सर्विस में है ही नहीं है। हाँ, रेलवे का अलग बोर्ड हो गया, लेकिन पहले हाँ से हाँ, अब सिविल सर्विस से अगर ये बाई चांस रेलवे में चला जाए तो कितनी सारी चीजें अथल बदल मतलब ये कर सकते हैं। वो डायरेक्ट देश को सर्व करने वाली पोस्ट होती है, डायरेक्ट समाज को सर्व करने वाली पोस्ट होती है। आपको रेपुटेशन मिलती है, साथ में पावर भी मिलती है, साथ में कॉन्फिडेंस मिलता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तभी तो अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज करने के बाद अब सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू कर रहा है। नहीं तो तुम जैसे बंदे को कुछ मिल जाए, आया झोटो सरकारी नौकरी, हम तो दबा दोगे सरकारी, अब क्या करना है, अब नहीं करना कुछ भी। ये तैयारी से आपको ये कामनेस आती है। मैं वापस इसको कहूंगा कि प्लीज वहीं से चालू करो का, जहां से तुम्हें आईएएस का पता लग गया, थर्ड ईयर में पता लग गया तेरे को, तो मेरे को अपने एक पैटर्न का दोस्त, पता लग गया। हाँ, एक टॉपर दोस्त से पता चला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है, ये पैटर्न होता है। तो बट उसने बोला कि दिसंबर में मेरे को पता चला था, 5th सेमेस्टर खत्म हो रहा था, 6th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। दिसंबर में मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे पैटर्न होता है, उसके 2 महीने बाद ही एग्जाम था फरवरी में। तो कोई मतलब था नहीं 2 महीने तैयारी करने का, लेकिन एक और एग्जाम होता है गेट का, पता होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ईएस लेवल का ही होता है, ईएस से थोड़ा सा कम होता है। ईएस का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर लेते हो, तो जितने भी पूरे कंट्री में इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, बीट एसएससी जेई, किसी स्टेट एई या फिर गेट, सब उसके सबसेट है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर ले तो सारे एग्जाम तैयारी के साथ साथ ही निकलने लग जाते हैं। मैं मतलब ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, ये सच है। अगर आप एक बार तैयारी करोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सारे एग्जाम बहुत आसान हो जाते हैं आपके लिए। तो उसने बोला ऐसे गेट का एग्जाम है 2 महीने बाद, ये कोर सब्जेक्ट है कुछ, एक सॉइल मैकेनिक्स, एक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट होते थे उस टाइम पे, मतलब गेट के लिए। तो कह ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के चला जाए, वैसे तो गेट में भी 14-15 सब्जेक्ट आते हैं, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के चला जाए, तेरा गेट शायद क्वालिफाई हो जाए। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़े, कोरोना टाइम पे खाली बैठे थे। उससे पहले कभी इतना सीरियसली पढ़ाई करी नहीं थी ना, मैं तो लीड के टाइम पे भी इतनी नहीं करी थी, लास्ट में आके सीरियस हो गए थे, बीटेक के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो हमने सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट थोड़े से ट्राई करे कि कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कॉलेज में तो कुछ ऐसा स्कोप दिखा नहीं,
स्टैंडर्ड बुक तुरंत समझ में आती भी नहीं है, अगर इतनी अभी अभी आप स्टैंडर्ड बुक उठा लो तो लैंग्वेज उतनी जल्दी समझ में नहीं आती, और टाइम भी 2 महीने का था। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, कुछ एनपीटेल के लेक्चर मिले, कुछ यूट्यूब की हेल्प ली, जो अलग कोचिंग सेंटर फ्री लेक्चर्स डालते, थोड़ी उनके लिए थोड़ी उनकी हेल्प ली। 2 सब्जेक्ट पढ़ के गया, थोड़ा सा एप्टीट्यूड पढ़ा था, मैथमेटिक्स डिप्लोमा वालों की थोड़ी ऐसी होती है, तो मैथ्स मैंने उस टाइम पे नहीं पढ़ी थी। 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के गया और मेरा थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई हो गया था फॉर्चुनेटली। ताली मारो इस बात के लिए। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में अगर आप गेट क्वालिफाई कर लोगे ना, थर्ड ईयर में आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैं उसका साक्षात एग्जांपल हूँ। मेरे कॉलेज में 3-4 बच्चे थे पूरी 60 क्लास में, जिन्होंने थर्ड ईयर में गेट का पेपर भरा था, और 3-4 में से 2 ने निकाल लिया, तो उनमें से मैं भी था, और ये भाई भी है। तो वो ना कहीं एक ऊर्जा देता है आपको। जैसे ये अभी उस रूम में ये बोल रहा था कि एक एग्जाम क्लियर हो गया, फिर दूसरा एग्जाम और बड़ा सोचने का मन करता है, फिर और बड़ा सोचने का मन करता है। मतलब एक एग्जाम हो जाता है ना, तो लगता है अब अगला शायद मैं काम कर सकता हूँ। तो इसने, जब आप इसके फादर को पता लगा होगा या इसे सोचा होगा कि यार मैं गेट थर्ड ईयर में कर गया, तो अभी फाइनल ईयर भी बचा है, तो मैं और बढ़िया कर सकता हूँ, ऐसा रहा होगा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसा रहता है। हाँ प्लीज। थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई करने का ऐसा कुछ आगे यूज तो नहीं है, बस ये है कि गेट का स्कोर आपका 2 साल तक 3 साल तक यूज हो सकता है, तो मास्टर में यूज कर सकते हो। लेकिन बस जो मेन उस थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई करने का यूज है वो आपका कॉन्फिडेंस है, कि अगर आप थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर सकते हो तो फोर्थ ईयर में तो आप पता नहीं शायद कभी काफी कभी अच्छा तेरे को कर लगता नहीं था कि तेरा मन तो मतलब इंजीनियरिंग करने का था ही नहीं, बीटेक करने का था ही नहीं, तो तू ये इतनी सारी सिंसियरिटी से चीजें कैसे कर रहा था? मतलब मैं अगर इसको कहूंगा बेटे तेरे को ना 5 घंटे पढ़ना है, ये तो 1 घंटे में बोल जाएगा। कहता ना ना मेरे से ना हो भाई, ये राम को इतने दिन से कह रहा हूँ एक बात कि भाई टाइम टेबल बनाओ, 5 घंटे का बताओ मेरे को, आज तक नहीं बनाया। तो कैसे कर रहा था? मतलब तेरे को बीटेक में देश एडमिशन लेता है, बीटेक में तू अपनी तैयारी कैसे कर रहा था? वो कैसे हो रहा था? मतलब कौन तेरे को कह रहा था कि कर कर? किसकी वो था? मतलब हाँ। सर आजकल की जनरेशन मोटिवेशन काफी ढूंढती रहती है कि कहीं से मोटिवेशन मिले तो हम तैयारी शुरू करें। तो ये सारी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, वो बहुत ज्यादा फ्रेश ही होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए तो आपको मिल जाएगी, आप तैयारी कर लोगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाती। तो मेरे को भी जो स्टार्टिंग मोटिवेशन मेरे फादर से ही मिली थी, उन्होंने बोला था ऐसे करना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप एक मैच बॉक्स की एक मैच स्टिक जलाओ तो वो थोड़ी देर तक जलेगी, उसके बाद बुझ जाएगी, तो वो है मोटिवेशन। लेकिन आप उस मोटिवेशन को यूज करो किसी एक एक्ट में, उस मैच स्टिक से अगर आप एक कैंडल जला दो ना, तो वो कंसिस्टेंटली जलती रहेगी। तो वो जो स्टार्टिंग की मोटिवेशन होती है ना, वो आपको शुरू करने में तो हेल्प कर देगी, इट इज अ गुड इनिशिएटर, बट आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपका इनर सेल्फ ही आपको हेल्प करेगा। तो वो जो स्टार्टिंग की मेरे फादर की मोटिवेशन थी, जो मैंने 2 महीने एग्जाम में लगाई, 2 महीने तक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है। और उसके बाद जो मैंने गेट एग्जाम लिखा, जो मेरा एक्ट था, और वो एक गेट एग्जाम निकलने ही वो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे लिए कि वो पूरे साल मेरी कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखा। क्या बात है, ताड़ी मारो जोरदार यार। कितनी प्यारी बात कह रहा है ये, कितनी प्यारी बात कि भाई तिल्ली नहीं, कैंडल जलाओ। कहाँ की? अंदर की, अपनी। और ये भाई बुलाया इसीलिए गया है। आप और आपके पीछे, कैमरे के पीछे जो तमाम डिप्लोमा के बालक देखते हैं कि यार क्या करते हैं हम, ऐसा थोड़ा जोर जोर से चिक चिक के बोल रहे हैं डिप्लोमा के बालक सबसे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे ऐसा थोड़ा बोल रहे हैं, इतने सालों से बोल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता लगती है कि हाँ यार देखो हम बन रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद थर्ड ईयर हो गया, एग्जाम गेट का एग्जाम निकल गया। तो मैंने पापा को बोला कि ऐसे ऐसे अगर इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम निकालना है तो मेरे को कोचिंग लेनी पड़ेगी। और कोचिंग की क्लासेस उस टाइम पे कुछ ऐसी होती थी कि 6 घंटे 8 घंटे ऐसे क्लासेस होती है। और बीटेक की क्लासेस के साथ, क्योंकि बीटेक में अटेंडेंस मेंटेन करना जरूरी है। और साथ के साथ मेरा अब इंटरेस्ट तो काफी बन चुका था, जो जिसको पहले इंजीनियरिंग करनी भी नहीं थी, बस एक छोटे से एक्ट से कि मेरा सेकंड थर्ड ईयर में मेरा गेट का एग्जाम निकल गया, उससे मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया सिविल इंजीनियरिंग में, कि वो जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है वो आपको चीजें सीखने में मजबूर कर देती है। और जब आप चीजें सीखने लग जाते हो ना, तो उसके बाद तो बड़ी से बड़ी चीज मतलब कुछ नहीं रहती है आपके लिए। क्या बात, तो बहुत वो बढ़िया बात। कॉन्फिडेंस जो मेरे को मिला गेट एग्जाम निकाल के, तो पापा को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और ऐसे ऐसे क्लासेस होती है। तो उन्होंने बोला ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, अभी मैं हूँ, तू बीटेक कर ले अच्छे से। ये क्यूरियोसिटी मैं तेरे अंदर देखना चाहता था, जो डिप्लोमा टाइम पे शायद नहीं देख पाया था, क्योंकि मेरे को, मैंने बताया मेरे को इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, मेरे को मेडिकल लाइन में जाना था। तो वो क्यूरियोसिटी जो उन्होंने मेरे अंदर देखी कि हाँ ये अगर तेरे अंदर आ गया अब तू कर सकता है, तो तू बीटेक आराम से कर ले पहले, उसके बाद तू प्रिपरेशन कर लियो, मतलब कोचिंग ले लियो। तो मैंने कहा ठीक है चलो ऐसे कर लेते हैं। और उस टाइम पे कोरोना का टाइम भी था, तो मैं सेल्फ स्टडी करता था। बीटेक की क्लासेस चलती थी हमारी मॉर्निंग 9 से लेके 3 4 5 तक चलती रहती थी। तो बीटेक की क्लासेस चलती थी, 5 के बाद अपना
सेल्फ स्टडी करा। सेल्फ स्टडी के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक जो हमारे टीचर्स ने हमारे को सजेस्ट करी, या जैसे मैं बता रहा था कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी काफ़ी अवेलेबल है, तो उससे सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। तो मैं सेल्फ स्टडी करता रहा साथ के साथ, और बीटेक भी करता रहा साथ के साथ। फोकस ज़्यादा बीटेक पे किया। आजकल ऐसा बोला जाता है कि आप सेमेस्टर एग्जाम पे ज़्यादा फोकस मत करो, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप पूरा तैयारी पे फोकस करो। बट उस टाइम पे मेरे पास उस टाइम सच कोई प्रेशर था नहीं, तो मैंने बीटेक पे ज़्यादा सही फोकस किया, जिसके चलते मेरी एट एंड सेमेस्टर मतलब ओवरऑल बीटेक की परसेंटेज 9.31 सीजीपीए रही थी। तो बहुत ये बढ़िया भी बात है भाई, ताड़ी मारो इस बात के लिए। मतलब आपने बीटेक की परसेंटेज को बढ़ा लिया, बीटेक में जो पढ़ाया जा रहा है उनके बेसिक्स को खुद से खुद पढ़ता चला गया। एक मतलब एक जो ग्राउंड होता है ना तैयार करना, एक ग्राउंड बैकग्राउंड तैयार कर रहा था ये, ठीक है। हाँ वो बेस लेवल, अगर आप किसी हाँ, बेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हो तो एक बेस लेवल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर आप बेस लेवल भी प्रिपेयर करोगे वहां पे तो फिर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए, करने वाले कर सकते हैं, लेकिन एक बेस पहले से प्रिपेयर होगा तो फिर आगे चीजें आसान हो जाती है। तो एक बेस प्रिपेयर कर रहा था, जो ऑनलाइन एक्सेस काफी सारी चीजें होती है, वो आप जब घुसोगे इस चीज में तो आपको पता चल जाएगी कि कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो अब मेरी बीटेक पूरी हुई, उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन करने का नहीं, बीटेक से पहले एक मैं बात बता जी देता हूँ सर। जो अभी उसको बीटेक से पहले एक्चुअली इनके लिए रिपीटिशन थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा ना, उस रूम में गए इस रूम में आके एकदम रिपीट, हम हमारा तो ड्यूटी बन गया है, एक बैच को पढ़ा फिर दूसरे बैच को, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे ड्यूटी है। तो ये बीटेक के अंदर इसकी प्लेसमेंट भी हो गई थी, कैंपस प्लेसमेंट। वो आईटी कंपनी थी, कौन कौन सी थी यार, दो ही थी ना या एक हुई थी? 3 हुई थी, एक तीन हुई आईटी थी। कंपनी, 2 सिविल की कंपनी। दो सिविल की कंपनी में इसकी नौकरी लगी और एक आईटी की कंपनी में, यानी आप आईपी के अगर एवरेज वाले कॉलेज में भी अगर जाओगे और आपके अंदर अगर स्किल भरी हुई है तो आप नौकरी बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो एकदम लेट मी क्लियर। दूसरा, आप लीड के एग्जाम को बहुत बड़ा एग्जाम मत समझो। अगर अभी इसके 2-3 एग्जाम होने के बाद अगर हम आज इससे लीड की बात कर रहे हैं तो इसे कुछ यार कुछ भी नहीं है। ये उंगली तो फिर भी बड़ी है, इससे भी छोटा एग्जाम, इतना छोटा एग्जाम, ठीक है। तो आप उस चीज से तो बाहर निकल जाओ, इतने छोटी चीज को करने के लिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाओ कि हाँ कर लेंगे और बड़े आराम से लेके चलेंगे। भाई ने करा, हम भी कर लेंगे। इसके दोस्त की रैंक आई थी 11 बता रहा है, इसके साथ में इसकी रैंक आई 180। 180 रैंक के बाद आज ये आईईएस है। आईईएस में इसकी रैंक लीड की रैंक से भी कम है। लीड में इसकी रैंक 180, आईईएस में रैंक इसकी 147, 147 27 147 147 रैंक है इसकी। पूरे हिंदुस्तान के सिविल के लिए लाखों बच्चों में 147वें नंबर पे है ये। आप प्राउडली ये बात बोल सकते हो। चलिए, अब इसकी बीटेक में नौकरी के बाद ये भाई प्लीज आगे जो आपने हाँ क्या करा। तो मार्च में पापा ने बोला कि अब बीटेक खत्म होने वाली है तो कोचिंग करने का समय आ गया। तो अप्रैल में 12 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट होना था। तो मार्च में कोचिंग की एडमिशन लेने गया, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैंने सोचा कि ईएमआई में पे कर लेते हैं। तो मैंने पापा से बोला कि चलो ऐसे कितनी ऐसे फीस होगी कोचिंग में? उस टाइम पे 1,15,000 होती थी। ठीक है, 1,15,000, हाँ, ठीक है। तो मैंने बोला पापा से कि ऐसे ईएमआई में पे कर लेते हैं, एक साथ पे करने की कोई नीड नहीं है। तो पापा ने बोला नहीं, अगर करना ही है तो एक साथ ही पे करेंगे, ईएमआई की कोई वो नहीं है कि बार बार पे करना है, एक साथ पे करेंगे। तो उन्होंने 1,15,000, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उस टाइम पे 1,15,000 उन्होंने कैसे कैसे अरेंज करके एक साथ मतलब मार्च में फी पे कर दी। अब उस टाइम पे मैं सोच नहीं पा रहा था कि यार क्यों फी पे करी, लेकिन ये अगले महीने जाके मेरे को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि क्यों उस टाइम पापा ने ऐसा किया। क्योंकि शायद ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ कुछ होने वाला होता है तो उसको खुद इंट्यूशन पहले से ही आ जाती है कि आगे फ्यूचर में कुछ हो सकता है, तो चीजें क्लियर करके चलो स्टार्टिंग से। तो उस टाइम पे पापा काफी सारी चीजें क्लियर कर रहे थे, मेरे को किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो उन्होंने पूरी फी पे कर दी और भी काफी सारी जो पेंडिंग चीजें होती है वो सब क्लियर करते हुए चल रहे थे। तो 12 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट होना था एंड अनफॉर्चुनेटली 10 अप्रैल को मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनको जॉन्डिस हो गया था सडन। मतलब ऐसा कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हिस्ट्री में नहीं थी, बट सडन काफी फिट थे, जैसे मैं हूँ मेरे से भी ज्यादा फिट थे पापा। उनसे मतलब मेरे को इंस्पिरेशन है बॉडी वॉडी बनाने की, वो बहुत ज्यादा फिट थे। तो 10 अप्रैल को वो हॉस्पिटलाइज हो गए एंड अब वो हॉस्पिटलाइज हो गए, सब कुछ वही है। मैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सबको भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे को जो भी कुछ मिला है ना वो उन्हीं की वजह से मिल रहा है। अगर हम अभी के टाइम पे ये चीज रियलाइज नहीं कर पा रहे ना, तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा होकर कोई चला जाता है ना, तो वो चीज रियलाइज इतनी गंदी होती है ना, वो बहुत गिल्ट रह जाता है मन में। तो अगर आप अभी ये चीज मेरे बोलने के बाद रियलाइज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, ताड़ी मारो एक बार यार। देखो, ये मोटिवेशन, ये मोटिव मैंने आज एक सुबह ही ऑडियो डाली थी, मैंने कहा था आप अपने माता पिता के सवेरे उठो और चरण स्पर्श करो, आप देखो कितना पॉजिटिव लगता है।
आपको लगता है यार हमने जो चीज कभी नहीं करी, अब बात इससे पूरी, इसने वहां पे रूम में कहा कि जो चीज आपने कभी नहीं करी उसको एकदम से अपने ऊपर थोपे मत करो। अरे लेकिन हमारी तो मम्मी पापा हैं, हमारे हैं, पड़ोसी की थोड़ना है। अगर आज कर देंगे तो हंस लेंगे, हंसने दो, उनका हक बनता है ना, क्योंकि आपने इतने साल से करा नहीं और आज एकदम से आगे बाबा जी कह रहे हैं, मम्मी क्या है, सूरज इधर ही है ना, इधर ही, हाँ हो गई, हाँ इधर ही हूँ मैं तो भाई, तो कोई क्या दिक्कत है। आपके मन में आप देखना उसमें आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं और एक उससे एक ऊर्जा बढ़ती है, ओवरऑल ऊर्जा बढ़ती है। कह रहा मैं बॉडी बना रहा था तो मेरे फादर को मैं देखता था, अपने आप ही ऊर्जा आ जाती थी कि हाँ यार फादर कर सकते हैं, मैं भी कर लूंगा, फादर कर लेंगे, यानी आस पड़ोस से तो चलता है काम। ये बंदे ने क्लियर करा, मैं आता आपको बताता, इसको बुलाए बिना, इसको बुलाए बिना आपको बताता इसने ये कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये आया है, अपनी जर्नी अपने आप बता रहा है, उससे आपको बहुत सारी चीजें जो सीखने वाले बंदे होंगे ना, जिन्हें कुछ रियल में करना है, उससे सीख रहे होंगे। और इसके आने से 50 बंदे ने उधर सुना, 40-50 बंदे अगर इधर सुन रहे हैं, और उसके बाद कैमरे में मान लो 1000 डिप्लोमा वाले बंदों ने सुन लिया, उसमें से 4 या 5 बालों ने अपने आप को बिल्कुल ऐसे इकट्ठा कर लिया जैसे भाई ने इकट्ठा करा था अपने आप को, और ऐसे इकट्ठा करके उसने निकाल दिया, इसका आना पूरा हो गया, इसका काम पूरा हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। यही है, यही है भाई फाइनल। हाँ तो करो आगे। हाँ फिर उसके बाद कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी बात बोलूंगा। सर बोलेंगे ऐसे मक्खन लगा रहे हैं। सर जब हमारी क्लास होती थी, जैसे सर ने आप लोगों को बोला कि सुबह उठते ही पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए, हमारी क्लास में भी सर बोला करते थे ये बात। एंड आप मानोगे नहीं, उससे पहले मैंने ये कभी नहीं किया था, लेकिन जिस दिन सर ने बोला था ना, मैंने कहा क्या बोलते रहते सर, एक बार सही ट्राई। में क्या सर अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ओ भाई, सर मजाक नहीं कर रहा, उस अरे दिन के भाई। बाद से ना जो लाइफ हाँ, चेंज हुई है ना, अच्छा अच्छा, बस ठीक मैं है बता भाई, नहीं सकता। ठीक है। सर सच में, ताली मार सच दो में, भाई एक बार जोरदार। सच में। कोई बात नहीं। सर ने उस दिन बोला, मैंने कहा चल ट्राई करके देख लेते, क्या पता कुछ हो। अगले दिन उठा, क्लास आना था, लेट हो रहा था, तो पापा के पैर छुए पहले। पापा ऑफिस के लिए निकलने वाले थे, पापा के पैर छुए, पापा देख के हंसने लग गए। सबको बताता है, पापा देख के हंसने लग गए, क्या चाहिए ऐसे ऐसे। तो ऐसा होता है। माहौल थोड़ा लाइट हो गया, हंसी वाला हो गया। उसके बाद मम्मा के पैर छुए, पैर छू के मैं बस जाने ही वाला था, मम्मी ने बुलाया और एक हग किया मेरे को। भाई उस दिन का वो दिन है और आज का दिन है, अभी भी मैं घर से आया हूँ, मम्मा के पैर छू के ही आया हूँ। क्या बात है, वो उस दिन बढ़िया है। मतलब वो जो फीलिंग उस टाइम आती है ना, कभी उससे पहले कभी ऐसी फीलिंग मतलब आई नहीं, उस टाइम जो फीलिंग आती है ना, आप ट्राई करके देख लेना। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि रोज करो, एक बार ट्राई करके देखो बस। वो फीलिंग जो आएगी ना उस टाइम, मतलब लाइफ चेंजिंग फीलिंग है वो। और उस दिन के बाद से हर डे कभी भी अगर घर से बाहर निकलता हूँ या घर वापस एंट्री करता हूँ, उनके पैर जरूर छूता हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बात कंटिन्यू करते हैं। तो बीटेक हो गई, पापा ने बोला ऐसे ऐसे एडमिशन फुल फी पे कर दी। अब नेक्स्ट मंथ 12 अप्रैल को स्टार्ट होना था, 10 अप्रैल को मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हो गए, बट थिंग्स सही होने की वजह और वर्स्ट होती चली गई, एंड 19 अप्रैल को अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो और ये एक ही बेटा है, मतलब मम्मी पापा का यही एक बेटा है, कोई इसका बड़ा भाई नहीं है। अभी उस कमरे में थे तो बताया, मैंने कहा बड़ा भाई, कहना नहीं, मेरे को तब तक नहीं पता जब ये हमारे पास आता था, क्योंकि इसका भी नहीं पता होगा यार, फैमिली का थोड़ा ना पूछ पाते हैं कि तेरे भाई कितने भाई बहन है, कितने क्या है, नहीं, बस हमारा इंटरेक्शन यहीं पे रह जाता है ना। वो तो कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में जुड़े रहते हैं, दिवाली विश कर दी, दशहरा विश कर दिया, ये विश कर दिया, टीचर्स डे विश कर दिया, जुड़ गए, वो जुड़ गया, फिर वो जुड़ गया, हम फिर उसमें बातचीत हो जाती है तब बाद में। हाँ प्लीज। तो 12 अप्रैल को, जो 12 अप्रैल से बैच स्टार्ट होना था, वो तो मैंने ज्वाइन किया नहीं था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था पापा के साथ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वही है सब जो भी हमारे लिए करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप उनके लिए नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी बन जाओ लाइफ में, आईएएस ऑफिसर कुछ भी बन जाओ, अगर अपने पेरेंट्स के लिए नहीं हो आप जिस टाइम पे उनको आपकी जरूरत है, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको कुछ भी बनने का। तो उस टाइम मैं उनके साथ ही था, बैच ज्वाइन नहीं किया। 19 अप्रैल को ये एक डिजास्टर काइंड ऑफ हो गया मेरी लाइफ में। तो उस टाइम पे यही नहीं समझ आ पा रहा था कि क्या हो गया लाइफ में, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा था कि सब चीजें ऐसे फैल जाती है, जो सारी चीजें पहले एक ट्रैक पे चल रही होती है। अगर पापा का आपके सर से हाथ हटता है ना, तो आपको रियल वर्ल्ड का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर आपको समझ में आता है कि हाँ असली दुनिया क्या है। उससे पहले तो बस आप टेम्पर वर्ल्ड में चल रहे हो, जब उनका हाथ आता है तब आपको समझ आता है असली लाइफ क्या है। तो उस टाइम और इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतना सारा कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पढ़ाई के बारे में तो वैसे ही नहीं सोच सकते थे कि पढ़ाई करनी है, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है। बट ऐसे 1-2 वीक गुजरे, तो एक दिन मम्मा ने आया, मम्मा को मैं भाई इस ये चीज में बोल रहा है, लेकिन जब इस पे बीता होगा ना, मैं फील कर, मतलब मैं देख उस सोच पा रहा हूँ कि क्या निकला होगा उस टाइम।
मान लो जिसने भाई पूरी फीस पे कर दी, उसके फादर पहले ही फीस पे करके चले गए, और उसके बाद ये चीज हो जाना, तो बंदा क्या सोचेगा? और बीटेक होगी है, अब ये सोचेगा चलो भाई अब तो मैं, अब तूने उस टाइम पे क्या सोचा होगा? उस टाइम पे मेरे मन में यही था कि पहले तो खुद को संभाला, 1-2 वीक लगे उस चीज में। उसके बाद यही था, अभी जॉब लगी हुई है बीटेक में, 3 कंपनी से मेरे पास ऑफर है, कोई भी एक ज्वाइन कर लूंगा और काम चलने लग जाएगा धीरे धीरे। घर का चलने लग गया। घर का चलने, क्योंकि मेरे फादर ही थे ओनली वन अर्निंग हैंड, मेरी मम्मा हाउस मेकर है, तो ऐसा कुछ ऐसा फाइनेंशियल कुछ अर्निंग सोर्स था नहीं। तो 2 हफ्ते ये करके मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगा जो भी मेरे को बीटेक से मिली है, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो एक दिन मम्मा ने मेरे को बोला कि देख बेटा, जो होना था वो तो हो गया, तेरे पापा ने एक सपना देखा था तेरे लिए, तेरे को लग रहा है वो चले गए तो वो सपना भी चला गया, ऐसा नहीं है, वो जहाँ पे भी वो तेरे को देख जरूर रहे हो, अगर तू वो पूरा कर लेगा ना सपना, तो जहाँ पे भी वो एकदम, मतलब जो यहाँ पे रह के खुश होते हैं ना, उससे ज्यादा वो जहाँ पे भी अभी है वो खुश हो जाएंगे, मतलब मम्मा बहुत ने ज्यादा। बहुत ताकत दिखाई, वही मम्मा ने मतलब ताकत दिखाई। मेरी मम्मा को मैं इतना स्ट्रांग समझता हूँ इस चीज में, वैसे वो इतनी है नहीं, किसी की मम्मा नहीं होती, वो छोटी छोटी बातों पे रो देती है, लेकिन उस टाइम उन्होंने इतना स्ट्रांगली मेरे से ये चीज बोली, क्योंकि वो बोल सकती थी कि हाँ जॉब ज्वाइन कर ले एंड अपना चला लेंगे जैसे भी करके काम। तो उस टाइम पे रिलेटिव्स का सपोर्ट मिला, मम्मा भी काफी स्ट्रांग बनी, तो मैंने ऐसे मैंने बताया उस वाली क्लास में भी कि मैं कोचिंग सेंटर गया, वहाँ पे रिसेप्शन पे मैंने बात करी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, मेरे को फीस वापस चाहिए, मेरे को ज्वाइन नहीं करना। मम्मा मम्मा अच्छा, बोलती, घर पे आप गए कि कोचिंग जा रहे हो, वहां पे जाके आपने बोला कि मुझे जी 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 कोचिंग ज्वाइन नहीं जी करनी? जी जी, ये तुम्हारा अंदर का अपना खुद के ये इंस्टिंक्ट मेरा, कह हाँ रहे थे ये मेरे खुद कि के नहीं इंस्टिंक्ट। मैं नौकरी करूंगा, मुझे नहीं जी, करना अभी कुछ भी, और ये पैसे इनसे वापस ले लेता हूँ जो फादर ने बिल्कुल मेरे दिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मम्मा ने तो बोल दिया था कि करना है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ कोचिंग, लेकिन मन में मैं यही सोच के जा रहा था कि कैंसिल कैंसिल करवा दूंगा एडमिशन और बाद में आकर समझा लूंगा मम्मा को कुछ भी। तो मैं गया, मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे है, मेरे को फीस वापस कर दो, और मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना। तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट रहे, तो उनको भी मैं बहुत प्रेज करता हूँ आज के टाइम पे। उन्होंने मेरे से ये चीज़ बोली कि देखो आपके साथ ऐसा हो गया, आपके फादर ने भी एक ड्रीम देखा था, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम आपको फीस वापस नहीं करके बिल्कुल कर देंगे, लेकिन एक सेकंड थॉट देके देख लो, क्या पता आपका माइंड चेंज हो जाए। तो मैं साइड में जाके 5 मिनट के लिए बैठा, मैंने मम्मा को फोन किया, मैंने कहा मम्मा ऐसा ऐसा है। तो मम्मा ने बोला मैंने तेरे को अपने मन की बात बता दी है, बाकी तेरे ऊपर है, कोई प्रेशर नहीं है तेरे ऊपर। बट उस टाइम क्या आया मेरे मन में, मैंने कहा चलो ठीक है, फादर ने एक ड्रीम देखा था, एक ट्राई करके देख लेते हैं। उतना कॉन्फिडेंस था नहीं कि कर लेंगे नहीं कर लेंगे, लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, ये सोच के मेरे को ज्यादा बुरा लग रहा था कि अगर ट्राई ही नहीं करूंगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बैच फॉरवर्ड करवा लिया, फीस वापस मिली, बैच फॉरवर्ड करा दिया मई में। 5 मई से, मतलब 19 अप्रैल को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, जस्ट 16 डे बाद 5 मई पे मेरा बैच स्टार्ट था। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा कुछ नहीं सोचा, सीधा कोचिंग गया और क्लासेस स्टार्ट कर दी। और उसके बाद उस टाइम पे नहीं होता कि आप ज्यादा सोशल हो किसी भी चीज में, तो उस टाइम साइड में बैठते थे, अपना शांति से पढ़ते थे और घर आ जाते थे। तो उसी बीच कुछ कुछ ऐसे दिन भी गए, मतलब मेरे मन में था कि अब करना है तो करना ही है। तो कुछ कुछ ऐसे दिन भी गए थे कि 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ता था और 2 घंटे सिर्फ सोता था। ताड़ी आपको मारो भाई जोरदार। आपको इसकी बात से मैं ये बात ऐड करना, आपको लग रहा होगा इसने ऐसे ही बोल दिया होगा 22 घंटे कौन पढ़ सकता है, अरे भूत भी नहीं पढ़ सकता, अबे 24 घंटे भी पढ़ सकते हैं, आई पे आ जाते। और मैंने इस एग्जाम को बहुत नजदीक से फील किया हुआ बेटे, बहुत नजदीक से। इस भाई का ड्राइविंग फोर्स इनके फादर साहब थे, जो फीस भर गए, उसको भी लगा, इनको भी लग रहा होगा ना, हाँ जो करना है फादर के लिए करना है, अब आर या पार है। ऐसे हर एक बंदे के लिए अलग अलग ड्राइविंग फोर्स है। हमारे सीनियर ने कह दिया भाई कि नौकरी है, अगर डिप्लोमा के बाद अगर कोई नौकरी है ना बढ़िया, डिग्री के बाद अगर आपने बीटेक कर ली, तो बीटेक की अगर सरकारी नौकरी सबसे, तो सबसे बढ़िया आईएएस होता है, तो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। भाई मैं तो सबसे बढ़िया वाली नौकरी लूंगा, लगे रहते बंदे, और उसमें इंटरेस्ट आता है, स्वाद आता है। जिस कोचिंग में ये पढ़ा उसमें 8 घंटे, 10 घंटे उस कमरे में बात हो रही थी, 12 घंटे भी क्लास हुई। 12 घंटे 12 घंटे आपको एक कुर्सी में बिठा दिया जाएगा, ना बैठ पाओ। लेकिन ये कैसे बैठ गया? क्योंकि इसने पीछे भूमिका बैकग्राउंड तैयार कर लिया था बैठने का। इसके फादर से इसको थर्ड ईयर से ही ये धीरे धीरे बैठना चालू हो गया था। अब जो बंदा धीरे धीरे बैठना चालू हो जाता है ना, अपने आप वो बड़ा भी बैठ सकता है। फिर आप लोगों का बैठना चालू ही नहीं हो रहा, आप लोग या जो कैमरे के पीछे वो बैठना चालू ही नहीं हो रहा उनका। जब बैठना चालू नहीं होगा ना, फिर बड़े बड़े बैठ नहीं पाओगे आप। 22 घंटे रोज बैठना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे इसने उस रूम में बताया कि इसकी हेल्थ खराब होगी, देन इसकी मदर इसको डॉक्टर के पास भी लेके गई, एंड देन वो सारी, मैं चाहता हूँ तू खुद ही बताए, है ना, क्योंकि तूने स्टोरी बता दी है तो वो मुझे पता है, ये स्टोरी नहीं है, ये अभी पिछले साल जो बीता है वो आपके सामने रखने हैं, ये स्टोरी थोड़ना है। ये तो जो पिछले साल बीता है
इस भाई के साथ बीता, ये आपके साथ साझा कर रहा हूं उसको, किसके कहने पे, मेरे कहने पे। मैं क्यों चाहता हूं ऐसा, मैं चाहता हूं आप में से या जो कैमरे के पीछे इसको कभी सुनेंगे तो उसमें से 4 5 10 बालक ऐसे निकले जो ऐसा और कर पाए, फिर वो 10 और 10 को दिखाए और 10 और 10 को दिखाए, पता लग जाएगा डिप्लोमा वाले क्या कर सकते हैं। सिंपल है। हाँ, तो ऐसा भी टाइम था कि एक टाइम पे 22-22 घंटे की सिटिंग दिया करता था। तो कोचिंग में जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो एक रोने को ये भी रो सकता था, मेरा मैथ कमजोर है, मैंने तो 10th करके डिप्लोमा करा है, वो 11वीं 12वीं वाले हैं, कोचिंग में वाले एनआईटी वाले भी बैठे होंगे, कोचिंग में आईआईटी वाले भी बैठे होंगे, कोचिंग में टीयर 1 डीटीयू वाले कॉलेज वाले भी बैठे होंगे, एनएसयूटी वाले भी बैठे होंगे, और मैं साला प्राइवेट कॉलेज का बंदा बैठा हूं और मैं डिप्लोमा वाला हूं, मुझे मैथ नहीं आता, मुझे ये नहीं होता। ऐसे थोड़ा था, फिर तो पार था, फिर ऐसे नहीं था, फिर पार था कि भाई करना है, बस यही बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब कोचिंग में आप एंट्री लेते हो तो सबसे पहला डर मेरे लिए तो यही था कि मैं किसी जाके फ्रंट डेस्क पे, उधर लास्ट डेस्क पे नहीं बैठा, फॉर्चुनेटली उधर फ्रंट डेस्क पे बैठा करता था मैं। तो फ्रंट डेस्क पे बैठा, मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, तो ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है कि कौन से कॉलेज है भाई, मैं तो आईआईटी कानपुर से। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ये पता चला कि क्लास में काफी सारे आईआईटीएंस भी हैं, एनआईटीएंस भी है, और अच्छे खासे बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे हैं। हम एक प्राइवेट स्कूल मतलब प्राइवेट कॉलेज के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या कर पाएंगे। लेकिन ये चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। ये चीज मैंने अपनी एक और ड्राइविंग फोर्स बनाई कि हाँ, अगर वो आईआईटीएंस है, उनको एक चीज कवर करने में 8 घंटे लगते हैं, तो मैं 18 घंटे देने के लिए तैयार हूँ उस चीज को कवर करने के क्या लिए। बात है, ताड़ी मारो इस बात के लिए। क्योंकि ये जो इसने बनाई ना, ये बहुत कम बालक बना पाते हैं, ये एकदम पत्थर की, मैं सच बोल रहा हूँ, ये नहीं बनती। उस देखता है आईटी ने, वो खुश हो गया, टाइटा फिश, हमसे ना हो पाए यहाँ पे यार। 2 घंटा वो पंडित मैथ पढ़ाएगा ना, 2 घंटा, 1 घंटा तो सो जाते हैं बालक यहाँ पे, 1 घंटा बालक यहाँ सो जाते हैं। मैथ इस भाई ने भी अपने काबू करी है। आईएएस ऐसे नहीं बना यार, मैथ पे होमवर्क करा होगा, गेट ऐसे बिना मैथ के क्वालिफाई नहीं हो सकता, विदाउट मैथमेटिक्स गेट क्वालिफाई नहीं हो सकता। अपनी रीजनिंग, अपनी क्वांट, अपनी जो ये जो इसने जर्नल पेपर भी होते हैं उसमें इसने मेहनत करी है यार। इंडिया का मतलब टफेस्ट एग्जाम तो सिविल सर्विसेज को बोला जाता है, आप इसको सेकंड टफेस्ट जरूर कह सकते हो मेरे हिसाब से। इंजीनियरिंग के लिए, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप अगर देख रहे हो भाई सरकारी नौकरी, टॉप की सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है। ये जैसे बता रहा है ना, एसएससी जेईई उसका सबसेट है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, रेलवे के इंजीनियर, दिल्ली मेट्रो, सारे एग्जाम हो जाते हैं फिर सिविल की, अगर एक ये वाला बड़ा एग्जाम हो जाए। इसने करके भी दिखाए हैं, ऐसा नहीं इसका सिर्फ वही आईएएस ही क्लियर है, इसने एसएससी जेईई भी क्लियर है, उसमें भी इसको बीआरओ बोला, क्या बोला, बीआर बीआरओ में सिलेक्शन ले रखा है एसएससी जेईई से। क्यों, बड़ा एग्जाम दे दिया, छोटा एग्जाम बना, छोटा एग्जाम उसी के अंदर से, तो इतने बड़े के अंदर ही तो है छोटा, उसी का तो सबसेट बोल रहा है ये, बड़ा एग्जाम दे दिया आपने, उसी के अंदर छोटा है, या छोटे से सीख के हाँ ये कर लूंगा। कई बंदे दूसरे से आते हैं कि मैंने पहले इतना कर लिया, हाँ ये हो गया, अब मैं इतना कर लूंगा, ठीक है अब मैं इतना करूंगा, कई ये कर लिया, ये वाला ये हो गया। बीटेक में भी आप डिप्लोमा के बाद जो बंदे एसएससी जेईई की तैयारी करते हैं और जो बंदे बीटेक करके तैयारी करते हैं, दोनों को इजी पड़ता है जो बीटेक के बाद तैयारी करते हैं। क्यों, क्योंकि डिप्लोमा के बाद ज्ञान ही इतना था उसके पास, बीटेक के बाद उसके पास अब इतना ज्ञान है, उसमें वो एग्जाम एसएससी जेईई वाला जो है डिप्लोमा से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन बीटेक से आराम से चीजें निकाल सकता है अगर उसने मेहनत कर रखी है अपने टेक्निकल सब्जेक्ट, अगर उसने काम कर रखा है। प्लीज। तो डिप्लोमा वालों के लिए, सर ने जैसे बोला, डिप्लोमा वालों के लिए एसएससी जेईई इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कंपटीशन करना है अपने साथ वालों से। अब जब आपके साथ वाले बीटेक एमटेक वाले बैठे हैं और आप डिप्लोमा वाले हो, तो वैसे ही मुश्किल हो जाता है वो एग्जाम, इसीलिए क्योंकि जरूरी है। एसएससी जेईई सब देते हैं, बीटेक वाले भी देते हैं, एमटेक वाले भी देते हैं, इवन काफी लोग, मतलब कुछ लोग एमटेक वाले भी होते हैं। तो जब मैं इंजीनियरिंग से, तो मैं बात कर रहा था 22 घंटे सिटिंग की, तो ऐसे आईआईटीएंस थे साथ में। अब मुझे मन में बस यही था कि यार आईआईटीएंस है, उनको सब कुछ पहले ही आता है, क्योंकि सोम का सब्जेक्ट चल रहा था और वो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जैसे सर लोग पूछ रहे थे, और हम लोग देख रहे थे, अच्छा, चलो हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस मन में एक ये था कि अगर वो 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, तो मैं 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हूँ। लेकिन कंपटीशन है ना, अगर कोई पहले से किसी चीज के लिए प्रिपेयर है तो आपको उससे आगे जाना है, तो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सोम का जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म होता है तो उसका टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, पूरा बैच, 400 बच्चों का बैच होता था उस टाइम पे हमारा, 400 बच्चों के, ऐसे बहुत सारे बैच चल रहे हैं, बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर आप अटेम्प्ट्स की बात देखें तो जो फॉर्म भरते हैं, लगभग 5 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं इंजीनियरिंग पांच सर्विसेज के लाख एग्जाम में। लोग ठीक है, वो है कंपटीशन। 10,000 बंदे ने फॉर्म नहीं भरना है यार, 10,000 बंदे भी फॉर्म नहीं भरेंगे तुम्हारा। और सीटें 700, इधर सीटें
सिटी कितनी तेरी टोटल? 178। 178। मर जाता है तो फिर 5 लाख में 178, हाउ इट पॉसिबल? पॉसिबल है, साक्षात खड़ा तुम्हारे सामने भाई। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मैं कहता हूँ, लेकिन अरे रास्ता तो बनाना पड़ेगा। रो पिट के बाहर थोड़ा ना गिर जाएंगे, रास्ता बनाना पड़ेगा। अब किसका ड्राइविंग फोर्स कितना स्ट्रोंग है, उस पर सारी चीजें आगे रुकती हैं। ये अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन इसने पूरे साल वो चीज करी, पूरे साल। भाई गलत नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल सर। पूरा कम कितने में 8-9 महीने तो कोचिंग हुई होगी। 8-9 महीने कोचिंग थी प्री के लिए, फिर उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू, हाँ, तो मतलब पूरा साल कोचिंग, और कोचिंग में 8 घंटे कोचिंग में दे देते हैं, 5-6 घंटे आप ना करते सो जाओगे, क्योंकि ये शुरू में अगर 2 घंटे कर रहा था तो इसको भी पता लग गया होगा, इसने बताया, इसको भी पता लग गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसने उसको फिजिबल करने के लिए अपनी नींद को बढ़ाया, क्योंकि हेल्थ भी तो है, हेल्थ भी जरूरी है। अब 2 बच्चे आज कह देंगे, कल कह देंगे जी मैं बीमार, ये एक बच्चा है इसमें बैठा हुआ, इसमें कोई बच्चा है हर्षित, हर्षित वो कह रहा है मेरा हैंडशेक हो रहा है जी, वो मेरे सिर दर्द हो रहा है, मैं हेडेक है मेरे, मैं अपना घर से ले रहा हूँ क्लास। तो हेल्थ भी बनानी है, तो हेडेक इसको भी हुआ होगा भाई। जब 22 घंटे पड़ गया, आप मान लो ये पूरी, आप ये बता रहा था उसमें एक दिन ऐसा होगा जिसमें पूरा 24 घंटे हो गया, तो फिर उसमें जब आएगा तो आपका दिमाग आपको कहेगा, अलाउ करेगा कि अलाउ नहीं करेगा, तो सिर दर्द होगा, हेल्थ भी इशू होंगे, यही रहा होगा भाई। वही जो सोम का सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ था तो एक क्लास टेस्ट होता है, तो आके मैं पढ़ रहा था, 12 घंटे की क्लास हो गई थी, 9 बजे के आसपास रात को घर आया था। उसके बाद मैंने कहा चल क्लास टेस्ट है, कल पढ़ना शुरू करते, पढ़ते पढ़ते सुबह के 6 बज गए, पता ही नहीं चला। अब सुबह 6 बज गए, 8 बजे से क्लास टेस्ट है, ट्रैवल करना है 1-1.5 घंटे, साकेत जाना भी है, तो सोने का तो मतलब नहीं, सोना मिस हो गया, मतलब उस रात में सोया ही नहीं। तो मैं सीधा टेस्ट के लिए निकल गया, टेस्ट वेस्ट दे के आया, कोई उस टाइम पे कोई ऐसा दिक्कत फील नहीं हुई, टेस्ट देने के टाइम पे सब एकदम नॉर्मल था, लेकिन टेस्ट देके जब घर पे आया, थोड़ी देर बैठा, तो सर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ, मैं थोड़ी देर लेट गया। जैसे ही लेटा, पूरे सर में इतनी तेज दर्द होने लगा कि मैं लिटरली अपना सर ऐसे पकड़ के अपने बाल नोच रहा था, और इधर-उधर मतलब ऐसा हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मम्मा मेरे को डॉक्टर के लेके गई, डॉक्टर को सारी सिचुएशन बताई, तो डॉक्टर ने मेरे को एक चीज़ बोली कि अगर पढ़ना है तो तरीके से तमीज़ से पढ़ लो, नहीं तो पढ़ाई छोड़नी पड़ जाएगी आपको। क्योंकि इतनी ज़्यादा उस टाइम मेडिकल कंडीशन खराब हो गई थी, फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हम भी सुपर ह्यूमन नहीं है। 22 वुमेन घंटे, हाँ, हम भी नॉर्मल ह्यूमन है। बस जो वो मैंने टेस्ट दिया था, फॉर्चुनेटली उस टेस्ट में मेरी पूरे बैच में 400 बच्चों में रैंक 1 आ गई थी। तो एक वो कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, इतना पढ़ रहा है, इतना हो पा रहा है, तो मतलब कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा स्लीप टाइम बढ़ाया, तो क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी थी। अगर हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाएगी, तो फिर वैसे ही आप तैयारी कर ही नहीं पाओगे पूरा, क्योंकि 1-2 महीने की तैयारी नहीं है, 3-4 महीने की तैयारी नहीं है, 1 डेढ़ साल की तैयारी है ये। क्योंकि पेपर प्री देने के बाद आपको मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, वो साल भी पूरा चला जाता है। तो ये डेढ़ साल के आस-पास का पूरा मतलब साइकिल है। तो अगर इतना मेंटेन करके रखना है, तो थोड़ा हेल्थ पे भी फोकस करना होगा, एकदम सुपर ह्यूमन भी नहीं बन सकते, जो मैंने ट्राई किया था स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में फिर स्लीप टाइम 4 घंटे 5 घंटे तक मैंने एवरेज लेके आ गया था। फिर उसके बाद बचे हुए आवर्स में मैं मतलब कोचिंग के बाद जो आवर्स बचते थे उसमें सेल्फ स्टडी चलती थी। तो फिर तैयारी हो गई, प्री का एग्ज़ाम आने वाला था, तो मैं शेयर करना चाहूँगा सर, जैसे कि हाँ, लाइफ़ में मेरे साथ काफ़ी, मतलब मेरे साथ पर्सनली तो बहुत ऐसी चीज़ें आई हुई हैं कि जैसे ही मेरा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली होती है ना, तो मेरे को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिल जाता है। कुछ हो जाता है मेरे साथ ऐसा, जैसे वो फादर के टाइम जब प्री का बैच स्टार्ट होने वाला था, फादर एक्सपायर हो गए। अब एग्ज़ाम था मेरा फ़रवरी में, दिसंबर में मेरे एक कज़न है, मतलब मेरे सगे ताऊ जी के लड़के, मतलब मेरे ताऊ जी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए, तो जो मेरे कज़न है, दिसंबर में वो एक्सपायर हो गए, उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था। वो एक्सपायर हो गए दिसंबर में, तो उनके जो सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, मतलब शमशान जाके जो भी सब कुछ होता है, वो सब मैंने ही किया था, क्योंकि आई एम द ओनली वन मेल लिविंग इन दिस फैमिली राइट नाउ। तो वो भी उस टाइम पे फिर मैंने किया, फिर वो एक ड्रॉबैक था, फिर वापस से अपने आप को सँभाला। जनवरी में एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले मेरे को उज्जैन भी जाना भाई पड़ा था। कहना बहुत आसान है, एक्चुअली में जब ये चीजें घटती हैं तो भाई बहुत डिस्टर्ब रहता है हिसाब किताब। आप मतलब मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा फील आए या ऐसा फेस आए, लेकिन आप रहते हुए सारी चीजों को बढ़िया से एग्जीक्यूट अगर कर दोगे ना, उसकी तो कोई बराबरी नहीं है भाई। ठीक है, ये बात पक्की है। मैंने इसे मतलब ये जैसे ये वो बीत गया ना, तो आपको सुनने में पता लग रहा है, लेकिन जब वो इंसिडेंट, जब मान लो तैयारी का पीक पीरियड है और एकदम ये वाला इंसिडेंट आए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा बंदा पहले ही वो लेके चल रहा होता है, और उसमें वो भी ऑब्वियसली फादर का लेके चल रहा है, एकदम से एक और आ गया तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हम्म। तो फिर एग्ज़ाम से कुछ 1-2 वीक पहले की बात थी, उज्जैन जाना पड़ा था।
उसी से रिलेटेड कुछ एक पूजा वगैरह थी उज्जैन में, वहाँ पे जाके होके आए थे, 2-3 दिन वहाँ भी चले गए थे एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले ही। तो बट ये था कि हाँ, पूरे साल तो तैयारी करी है, जितना भी टाइम बचा है 1 हफ्ते आधे हफ्ते का, एक बार रिवाइज़ कर लेंगे सब कुछ और एग्ज़ाम देंगे अच्छे से, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कॉन्फिडेंस था क्योंकि स्टार्टिंग में परफ़ॉर्म अच्छा था, तो मतलब मन में था कि हाँ, आईआईटियंस हो, कोई भी हो, हम भी कॉम्पीट कर सकते हैं उनके साथ अगर हम ऑनेस्ट अपना हार्ड वर्क देते रहे। तो फिर प्री हो गया, प्री का एग्ज़ाम दिया, प्री क्वालीफाई हो गया। अब मेंस की तैयारी का टाइम आया। जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ इंसिडेंट होते ही रहते हैं लाइफ़ में, पता नहीं भगवान ने मेरे को अलग से चूज़ करके रख रखा है, ये क्या है? वो मेरे को समझ नहीं आता, बट इंसिडेंट होते रहते हैं। तो अब मेंस का बैच स्टार्ट होता है मार्च में। जून में एग्ज़ाम होता है मेंस का, मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने की तैयारी होती है, उसके बाद जून में स्टार्ट होता है। मार्च में बैच स्टार्ट होना था 10th अप्रैल को। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या कोई कर्स है या कुछ है, मेरे को आइडिया नहीं, 10th अप्रैल को मेरी मम्मा को जॉन्डिस हो गया। मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज़ हुई एंड इस टाइम पे तो मतलब ऐसा था कि यार ऑलरेडी फादर को लूज़ कर दिया है। इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार भाड़ में जाए सब कुछ, मम्मा को जल्दी से जल्दी ठीक करना है जो भी है। उनको उतना सीवियर नहीं था, पापा को बहुत ज़्यादा सीवियर था, उनको थोड़ा सीवियर नहीं था, बट स्टिल वो फिज़िकली उतनी कैपेबल नहीं है, तो थोड़ी वीक है। पता नहीं तो मेरे को ऐसा क्यों लगता है कोविड के बाद जितने भी लोगों को ज्वेंडिक्स या ये ऐसी कुछ होता है ना, तो बढ़ एकदम गई। पता नहीं वो बढ़ जाता है। मुझे सिर्फ उसका रीजन मुझे कोविड लगता है, और मतलब वो हम में से चला गया है, लेकिन मतलब नॉर्मल आदमी को भी अगर वो शुगर चेक कराएगा ना, तो बोलेगा यार मेरे को शुगर आ गई है, जो नॉर्मल दिख रहा है, जो नॉर्मल दिख रहा है। तो कोविड ने हमारे अंदर जो ये एंटीडोट या जो भी हमने डोज ली, हमें भी नहीं पता यार कि इसके जो प्लस और माइनस है ना, मतलब मैं डॉक्टर की लैंग्वेज में चैलेंज नहीं करना चाहता ऐसे ऑन कैमरा, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि वो चीजें ना बद से बदतर हुई हैं आफ्टर कोविड। मतलब जोंडिक्स, उसके बाद एकदम बंदे को लूज कर देना, मतलब आप देखो ना, ठीक है? तो ये कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चीज़ें। तो हेल्थ को प्रायोरिटी पे आपको रखना, उसके लिए कुछ नहीं करना होता। बस अपने खाने-पीने को थोड़ा सुधारना होता है। अगर हम अभी भी बाहर-बाहर का खा रहे हैं, तो रोक दो अपने आप को भाई। अपना घर का खाओ, अपना फ्रूट कम कर रखा है, सैलेड कम कर रखा है, बढ़ाओ, बस हो गया काम। सुबह सैर करना बंद कर रखा है, रज़ाई प्यारी लगती है, रज़ाई को छोड़ो, सैर करो, खत्म। थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें हैं ये, लेकिन आपको लंबे समय में ज़रूर हेल्प करेंगी। क्योंकि हम एक ऐसे दौर में निकल रहे हैं जहाँ बीमारी नहीं, महामारी, बीमारी की भी एक बहुत विशाल रूप, जो सारे बंदे अंदर बंद हो गए थे। तो वो जब बाहर निकली थी, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गई है यहाँ पे, हमें अभी दिखाई नहीं दे रही वो, है हमारे अंदर ही। छोटी-सी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है अपने आप ही। आप देख लेना, गूगल कर लेना अपने आप, जो मैं बातें कह रहा हूँ ना, आप इसको प्रूफ भी देख पाओगे अपने आस-पड़ोस में। वो चला गया, अभी भी कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है पता ही नहीं है किसी को भी। प्लीज। तो मार्च में जैसे बताया मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी और ये कुछ ज़्यादा ही मतलब लंबा खिंच गया उनका। मार्च एंड अप्रैल पूरा मतलब 2 महीने के आस-पास वो हॉस्पिटलाइज़ रही थी। तो मेरा ऐसा चलता था कि मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग के बाद सीधा हॉस्पिटल जाता था, कोई सेल्फ स्टडी वगैरह कुछ नहीं होती थी। फिर कोचिंग जाता था अगले दिन, फिर हॉस्पिटल वापस। तो 2 महीने ऐसे रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि यार भैया आप इतना-इतना पढ़ते थे स्टार्टिंग में, फिर भी आपकी रैंक थोड़ी-सी 147 मतलब थोड़ी पीछे क्यों रही स्टार्टिंग, मतलब आगे क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में जो कोचिंग में नंबर आते थे वो काफ़ी मतलब टॉपर्स काइंड ऑफ अंडर 10 रहते थे। तो उसका एक रीज़न यही था कि जो मेंस की 3 महीने की तैयारी होती है उसमें से 2 महीने मैं मम्मा के साथ हॉस्पिटल में था। तो वो तैयारी मेरी उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी जिसकी वज़ह से मतलब मेंस में मेरा नंबर सबसे कम है। प्री और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर है, मेंस में थोड़े नंबर कम लेकिन रह रहे हैं। बहुत है यार, 147 भी बहुत है यार, तुम्हें मजाक लग रहा होगा यार। 147 रैंक लाना बड़ी बात है, रियल में बड़ी बात है। हाँ, तो ऐसा मत फील कर, बहुत अच्छे नंबर है। सर बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सर आप ठीक नहीं है। नहीं, आपका वो जायज है, क्योंकि जी, आपने वो जो मेहनत करी है ना, तो जी आपको सर। आप और ज्यादा वो चाहते, वो मैं समझ रहा हूँ, जी सर। लेकिन ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सर ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और अगर आपने अभी सिविल सर्विसेज का सोचा, तो आप देखना आगे भी बढ़िया होगा, नो डाउट। हाँ प्लीज। तो मेंस के 2 महीने निकल गए थे, बची हुई 1 महीने की इफेक्टिव तैयारी। उसमें भी जैसे गेट जो मैंने दिया था उसमें मेरी 500 समथिंग रैंक थी गेट में। तो उसके थ्रू पीएसयूज़ के कॉल आ रहे थे, तो इंटरव्यूज़ वगैरह देने भी थे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अब पेपर मतलब एग्ज़ाम एंड टाइम आ गया था। अब प्रिपरेशन का ज़्यादा कुछ वो था नहीं, तो अब थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी थी क्योंकि जो सेविंग रिज़र्व थे वो 1 साल में, 1.5 साल में खत्म हो जाते हैं, जो भी आपके रहते हैं और कोई अर्निंग सोर्स है नहीं, तो अब देखना पड़ेगा। अब तो मतलब मजबूरी हो गई है ये चीज़। तो पीएसयू के इंटरव्यू वगैरह होते थे, कभी मुंबई जाना होता था, कभी कर्नाटका जाना होता था। तो फॉर्च्यूनेटली मेरा काफ़ी सारे पीएसयूज़ में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। कौन कौन से में हो गया था? सर एनपीसीआईएल में हुआ था, गेल में हुआ था एंड देन दिस अ,
पेट्रोलियम वाली एक है ना, आईओसीएल, आईओसीएल, आईओसी आईओसीएल। हाँ, हम्म। तो मैंने एनपीसीएल ज्वाइन भी कर लिया था मेंस के बाद, वो बताऊंगा। तो 1 महीने की इफेक्टिव तैयारी थी, उसमें भी थोड़ा इधर-उधर चल रहा था, तो फिर भी जितना उतना उस टाइम पे वही स्लीप आवर्स वापस से कम, क्योंकि 1 महीने की तैयारी है, 1 महीने तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्लीप आवर्स 2-3 आवर्स तक एंड रेस्ट पढ़ो। तो 1 महीने काफ़ी पढ़ा, मेंस हो गया। तो पीएसयू में एनपीसीएल में मैंने ज्वाइन कर लिया था कर्नाटका में केगा पावर स्टेशन एज़ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। मैं वहाँ पे 2 महीने रहा और उसके बाद इंटरव्यू से 1 महीने पहले जब मेरे को ये फ़ील हुआ कि वहाँ पे मैं नहीं पढ़ पा कभी रहा हूँ। कभी जब पढ़ते हुए तो थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होते ही होगा, यस सर। कि ऐसे लगता होगा यार थोड़ा, वो उससे कैसे निकल जाता है बच्चा? जैसे अब ये अनीशा में हमारे पास आई, ने बोला कि मेरे से मैकेनिक्स नहीं हो रहा, तेरे को भी लगता होगा कि तेरे 15 सब्जेक्ट होते हैं सीवी यस में, सर। कि तेरे से ये सब्जेक्ट तो बन ही नहीं रहा, इसका न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, तो कैसे करता था उसको? सर मैं तो बस एक ही चीज़ करता था, क्योंकि काफ़ी टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेरे से भी, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस आपने डिप्लोमा में नहीं पढ़ा होगा लेकिन बीटेक में पढ़ोगे, तो वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, तो वो किसी से भी नहीं बनता था उस टाइम पे। नहीं, जैसे उस बच्चे ने अभी उधर पूछा था डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट बोल रहा था, क्या बोला, स्टैट क्या था? डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। हाँ, स्टील स्ट्रक्चर, हाँ, स्टील स्टील स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिप्लोमा में है, तो सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट है, मतलब सेकंड, मतलब डिप्लोमा का फर्स्ट। चलो डिप्लोमा का फर्स्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है हाँ, स्टील स्ट्रक्चर। अब यस सर। स्टील स्ट्रक्चर में मान लो इस बालक से हो नहीं रहे, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है भाई साहब, गंदे न्यूमेरिकल, तो इसका क्या मतलब, ये कैसे पढ़े उसको? मेरा मेन एक यही रहता था कि अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही या कोई चीज़ मेरे से नहीं हो रही, तो वही करो। अगर 4 नहीं हो सब्जेक्ट रही है। तो कैसे करे? वो कह रहा है मैं तो दूर, वो बिल्कुल। रिपेल कर रहा है ना आपको, आप उससे दूर भाग रहे हो वो। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट है, आप सीधा कोई न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हो और आपसे नहीं हो रहा, दूसरा लगा रहे हो नहीं हो रहा, तीसरा लगा रहे हो नहीं हो रहा, तो मतलब हो सकता है कि थोड़ा-सा बेसिक में आपके इश्यू हो सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहला पहला न्यूमेरिकल लगाया नहीं हो रहा, दूसरा न्यूमेरिकल लगाया नहीं हो रहा, तीसरा न्यूमेरिकल लगाया नहीं हो रहा, चौथा न्यूमेरिकल लगाया नहीं हो रहा, इसका मतलब है बेसिक पे काम करना पड़ेगा, आपको बेसिक वाली किताब उठानी पड़ेगी। मतलब स्टील स्ट्रक्चर से पहले जो बेसिक, जो तूने मिस आउट किया होगा, जैसे ये बता रहा था उसमें क्या मिस किया, आरसीसी को उठाना पड़ेगा तेरे को, आरसीसी से तेरे को बेसिक पता लगेंगी चीजें, फिर उन चीजों को शायद तू इस पे अप्लाई करेगा और उसमें काम होगा। मैकेनिक्स में भी ऐसा है, आपको बैकग्राउंड में फिजिक्स में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिजिक्स में वहां जो 11वीं की जो मैकेनिक्स वाली पोर्शन वाली जो फिजिक्स वाला है उसको उठाना पड़ेगा, उसको थोड़े से नजदीक। अगर आपने बेसिक पकड़ लिया, न्यूमेरिकल अपने आप ही होने लगेंगे, ये बात पक्की है। तो इसका इसका सोल्यूशन और किसी पे नहीं है, आपको बैकग्राउंड है, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, छोड़ो, पहले बेसिक पे कूद पड़ो, और आप पे बेसिक के लिए हैं चीजें कूदने के लिए। हाँ, तो इसी एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सेंटेंस फॉर्मिंग सीखनी है इंग्लिश में, तो उसके लिए पहले आपको अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर वर्ड सीखने पड़ेंगे, फिर सेंटेंस फॉर्मिंग पे आओगे। तो जैसे कोई टफ सब्जेक्ट है, बेसिक पढ़ो, थ्योरेटिकल बेसिक, उसके बाद उसके हल्के वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, बहुत हल्के-हल्के जो न्यूमेरिकल होते हैं 1, 2, 3, 4 वो खुद लगाओ। चूज करो, हाँ, जिससे थोड़ा सा लगने लगे यार ये तो होने लगा, ये तो होने लगा, फिर वो आपको अपने आप से आगे आगे आप देखना कैसे बढ़ती है चीजें। ये सही है, ऐसे ही होता है। हाँ, तो बट कभी-कभी आप लोगों के पास तो अच्छा खासा टाइम है, कभी-कभी होता है उतना टाइम नहीं हो पाता कि स्टार्टिंग से बेसिक से करें। जैसे मेरे साथ मैथमेटिक्स में हुआ था तैयारी के टाइम पे, तो हमने क्या किया था, जहाँ पे मैं बेसिक में लैग कर रहा था, क्योंकि तैयारी के टाइम पे तो एडवांस मैथमेटिक्स चलती है, जहाँ पे मैं बेसिक में लैग कर रहा था, बस वो टॉपिक, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है, 25 सब्जेक्ट में से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो एक सब्जेक्ट को आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं दे सकते, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। तो जो जैसे कोई न्यूमेरिकल उठाया मेरे से नहीं हो रहा, तो उसका जो बेसिक है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के बेसिक उठा के मैंने पढ़ ली, पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा बेसिक का, कुछ पर्टिकुलर पार्ट के बेसिक उठा के पढ़ दिए, क्योंकि कुछ ही पार्ट्स के थ्रू सारी चीज़ें घूमती रहती है। तो बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ ही बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू सारी चीज़ें घूमती रहती है। उनको मैंने एक बार दोबारा पढ़ लिया, मैथमेटिक्स बनने लग गई। ये नहीं कहूँगा कि आईआईटीएन से अच्छी मैथमेटिक्स हो गई, वो तो ऑब्वियस सी बात है आईआईटीएन से, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल तक मैं सर्वाइव कर पा रहा था, इतनी मैथमेटिक्स मैंने कर ली थी। ये जब आपके देखो पास इसने भी डिप्लोमा करा है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में क्या मैथ पढ़ी होगी, पर लीट में शायद पढ़ी हुई, लीट में यहाँ पे पढ़ी होगी मैथ, यस सर, यहाँ पढ़ी थी या यहाँ नहीं पढ़ी थी? मतलब अरे उतने बता दे, नहीं थे, उतने सीरियस नहीं थे। उतने सीरियस नहीं थे, हाँ, लेकिन कौन पढ़ाता, सैनी सर सैनी सर, पढ़ाते थे, सैनी सर। सैनी सर से थोड़ा थोड़ा मतलब तो ज्ञान लिया होगा, हाँ, जो बिल्कुल लेकिन एकदम इतना ज़ीरो सीरियस। था, अच्छा, ज़ीरो उसके से। बाद गेट में जो आती है वहां पे मैथ पढ़ी, हाँ, और थर्ड सेमेस्टर में मैथ आती है, नहीं सर। तुम्हारी थर्ड सेमेस्टर में मैथ नहीं आती, फिर गेट के लिए जो मैथ चाहिए थी वो पढ़ी, हुँ, और फिर वो मैथ आगे आपकी ब्रांच में या न्यूमेरिकल वाले इन चीजों में हेल्प करने हेल्प लगी। कर रही थी। हाँ, ठीक है, तो फिर मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो एनपीसीएल भाई में तुम्हारे रहा। सामने एक ऐसा शख्स है जिसका मैथ भी कमजोर था, उसके बाद ये आईईएस है, आईईएस,
और अभी आईएएस ज्वाइनिंग करने से पहले पहले अपने आप को एक मौका सिविल सर्विसेज के लिए भी देना चाह रहा है, तो इसने आईएएस के लिए एनरोल कर दिया और जा रहा है। इसने, मैंने इसे सैटरडे की शायद कोचिंग होती है, तो सैटरडे नहीं है तो आज संडे का टाइम होगा, आई नहीं समझ रहे। तो मतलब अब जो ये चीज थी ना, वो ये हुई ये अब इसको अगर ये पहले सोचता मैं सिविल सर्विस करूंगा तो अब इसे पता लग गया, और इसने सिविल इतना अच्छे से तैयार कर लिया है कि अगर सिविल ही ऑप्शन में रखा होगा, सिविल ऑप्शन में है और सिविल से बना कर लेगा, ऑप्शन में सिविल है, सिविल इसको लिखना आ गया, वहां पे भी लिखना ही तो आना है, लिखना आ गया। और बाकी जो दूसरा, लेकिन वो वाली चीजें भी बड़ी मुश्किल है ना, वो फील होता है थोड़ा समुंदर है। आपको लग रहा होगा हम में से ऐसे ही बोल रहे हैं 18 घंटे को मजाक तोड़ना है, 18 घंटे कौन पढ़ सकता है? अरे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी है प्लस रिटेन करनी है, क्योंकि रिटेन नहीं होगा वो पेपर एमसीक्यू नहीं है जहां पे ए बी सी डी लगा दिया हो गया। पेपर का आंसर अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, आंसर भी डेसिमल में है तो डेसिमल में निकालना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेंगे। उसे रिटेन करना है लंबे समय तक। तो ये मेरे को 18 घंटे अगर कह रहे हैं ना, या 12 घंटे, मैंने करीब से मैं देखा हुआ भाई, मैंने भी 2 बार मैंने करीब से देखा हुआ इन चीजों को, क्योंकि आपके 2 या 3 घंटे तो रिवीजन में निकल जाते हैं, याद करने में चीजों को। बहुत सारी चीजें होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं, आपको पेपर के लिए काफी सारी चीजें याद भी करनी पड़ेगी, और हर कंपटीशन में करनी पड़ती है, चाहे कोई सिविल सर्विसेज का हो उसको भी याद करनी पड़ती है। कोई कहे ना 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 हम नहीं याद, हम तो ऐसे ही बाय बोर्न गोल्डन स्पून, हम तो इंटेलिजेंट है, ना ना ना, वो फेंक ऐसे ही बोल रहा है। मतलब ये भाई मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज बताना। देखो मैं इस पे एग्जांपल दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे तो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरा तो एग्जाम हो जाएगा, याद नहीं करना। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको अप्रोक्सीमेटली 2,500-3 हज़ार के आसपास फॉर्मूले याद करने होते हैं, और डेटास तो बहुत ही सारे हैं, उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ 2,500-3 हज़ार के आसपास, और डेटास तो बहुत ही सारे हैं। 2,500 फॉर्मूले मजाक की बात थोड़ी ना है भाई, और कॉन्सेप्ट बनाना वो अलग चीज है। तो मेरा एक मेरा दोस्त है जो कोचिंग में जाके बना था, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, ही इज आल्सो एन आईआईटीएन। तो उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल अच्छे हैं। उसकी एक वीकनेस है कि वो चीजें याद नहीं करता, या कर नहीं पाता, या करना नहीं चाहता, वो उसकी वीकनेस है। तो उसके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हैं कि कभी कभी मैं भी उससे डिस्कस करता हूँ, अपने भी डाउट्स क्लियर कर लेता था। बट अनफॉर्चुनेटली याद ना करने की वजह से उसका एग्जाम नहीं हुआ। इस साल वो दोबारा प्रिपेयर कर रहा है। तो हाँ ये भी है, आपने पहला एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम दिया, 3 एग्जाम दे दिए, उसके बाद आपका नंबर आप 300 में आ गया, 400 में आ गया, आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में आपके नंबर आए, और टोटल में अगर आप उन 90 बंदों की मेरिट में नहीं हो, या जो 100 बंदे चाहिए, या 170, जो भाई हमारे ईसी में और कम होती है, सिविल में सबसे ज्यादा सिविल में होती है, नंबर ऑफ सीट्स होती है ना आईएएस में, वो सिविल ब्रांच में होती है, ईसी में सबसे कम होती है। अभी मेरे को पता नहीं, मैं वो नहीं कर रहा अभी, मैकेनिकल में सबसे कम अभी अभी हो होंगे, मतलब मेरे टाइम में। अब मैं, अरे भाई बोल रहा है 2017 तक चेक कर लेना, 2010 से 17 तक भाई गोली था, गोली, ठीक है, 2010 से 17 तक आप चेक कर लेना, ईसी की सबसे कम रहती है, ठीक है। उसमें आप 300-400 बंदों में आ गए। अब अगर आपका उन 90 बंदों के लिए, 100 बंदों के लिए नहीं हुआ, तो दोबारा से रीस्टार्ट है बेटे। ये नहीं कि तुम्हें कोई बीच का माध्यम मिलेगा, दोबारा से पूरा साल दोबारा तैयारी, सब चीज आपको फिर दोबारा से प्री देना है, मेन देना, सब फिर वो सब। तो वो जो मूवी में बोलते हैं रीस्टार्ट, वो फिर से रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट में तो आपके पसल्ले घुट जाएंगे। वो बंदा ये जो कह रहा है ना, वो आईटी दोबारा तैयारी कर रहा है, तो यानी वो शुरू से दोबारा करेगा सारी चीज, यानी जो इसने 1 साल ये चीज करी है वो दोबारा। लेकिन अब क्या, शरीर ने वो पकड़ ली है चीज, तो फिर उसको पता लग जाता है कि मेरी यहाँ कमी थी। इसको मैं, जैसे भाई को पता लग गया उसका कि वो याद नहीं कर रहा था, तो वो अब इस चीज में याद करने का अब होमवर्क अपना पूरा करे। तो शुरू से रखना पड़ता है भाई, सरकारी नौकरी बड़ी वाली, ग्रुप ए की सरकारी नौकरी लेने के लिए। हाँ, तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है, साथ के साथ आपको याद भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे बिना याद करे हो जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है, और आप ये सोचोगे कि सिर्फ याद करके रट के हो जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है, आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी। दोनों चीज, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ इसकी बात से। हाँ, तो प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हो तो जो बाकी एग्जाम्स है एसएससी जेई वगैरह, वो
ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही आप क्वालिफाई कर लेते हो। फॉर एग्जांपल हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, मई में स्टार्ट हुई थी, एंड नवंबर के आसपास हमारा एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैंने बिल्कुल भी कुछ अलग से पढ़ा नहीं था, ना कोई क्वेश्चन लगाया था, कुछ भी नहीं, ना उसकी कोई बुक देखी थी। थियरी को तो मैं उठ के एग्जाम देने चला गया था, 200 क्वेश्चन होते हैं प्री में, मैं 200 के 200 अटेम्प्ट करके आ गया था। और मैं जब आया तो सब लोग मेरे से बोल रहे थे क्या करके आ गए, 200 के 200 अटेम्प्ट करके आ गए, नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैंने कहा चलो छोड़ो, अब जो हो जाएगा हो जाएगा, मेरे को जो ठीक लगा मैं करके आ गया। अनफॉर्चुनेटली मेरा एसएससी जेईई भी हो गया था साथ के साथ ही। क्लबिंग कर दो भाई। बड़े के बाद छोटे होते हैं भाई, फैक्ट है। 5-6 पीएसयू बता दिए भाई, 4-5 बताए शायद, 4-5 पीएसयू बता दिए, एसएससी जेईई बता दिया, एक बड़ा एग्जाम देखो, उसके बाद भाई साहब मौज लो, आप बड़े आराम से प्राउडली बोल पाओगे। और अगर इसी मेहनत से ये पूरा साल ये वाला भी इसने निकाल दिया, तो मे बी अगले ईयर हम आए सिक्सर्स में भाई साहब, सोच ना क्या, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कंफर्ट नहीं होना है, नहीं नहीं कंफर्ट बिल्कुल जोन में नहीं जाना। वही जब आप यही अनकंफर्ट में अगर बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, अला पूरा लोहा गर्म है, मारते रहो थोड़ा। हाँ बिल्कुल। यही जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था वो मैच स्टिक वाला एग्जांपल, कि आप एक एक्ट करते हो और एक हल्की मोटिवेशन इनिशिएट लिया आपने, उससे एक एक्ट किया, हाँ वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे के एक्ट अपने आप ही इनबिल्ट मोटिवेशन आती रहती है, वो सक्सेसफुल होने नहीं, की वो उसमें। वो कैंड पूरा बताओ। माचिस बिल्कुल की तिल्ली जलाई, आपने माचिस की तिल्ली जलाई, माचिस की तिल्ली जली 2 मिनट में बंद हो जाएगी। वो आपका इनिशियल मोटिवेशन, जो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहर से लेते हो, लेकिन जैसे उसी माचिस की तिल्ली से आपने कैंडल को जला दिया, कैंडल कब तक जलेगी? कब तक जलेगी? और कैंडल को कौन जलाता है? कैंडल खुद जलती है भाई, कैंडल खुद जलती है। तो इसका इसका तात्पर्य क्या कहने का? इतनी बड़ी बात है, इतने साधारण वर्ड में उस कमरे में बोली गई है, ये बड़ी बात है। कि मान लो आप माचिस तो अपने आप से जला के वो दो मोटिवेशन, ये आएगा बोलेगा, ये आप खत्म हो जाओ, नहीं, आप अपने अंदर की जो इंटरनल है ना, उसको चीज को समझो और उसको जलने दो, यही कह रहे हैं ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अब जैसे आज मैंने बोला आप सबको शायद थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो रहा होगा, तो आप कल तक वापस आओगे, आपके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे एक बार कहने से, कि किसी ने कोई आया था बोल के गया था, एक बार कहने से घर पे जाके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर कोई नहीं बैठ रहा है, एक बार सिटिंग दे के देखना और कोई सब्जेक्ट पढ़ के देखना, उसके क्वेश्चन लगा के देखना, एक क्वेश्चन भी बन जाएगा ना, अगले दिन आपको इंटरेस्ट आ जाएगा दोबारा सिटिंग देने के लिए, बस एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो वो है आपके अंदर की इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मैं दे दूंगा आपको, इंटरनल मोटिवेशन आपको खुद ही लानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ रहा था जर्नी, बीच-बीच में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी जेईई, डीडी जेईई वगैरह, एंड काफ़ी सारे पीएसयूज़ भी हो गए। तो वो साथ के साथ होता रहता है, और जैसे वो एक-एक चीज़ बनती चली जाती है, एक छोटे-छोटे माइलस्टोन आपको मिलते चले जाते हैं, तो एक बड़े माइलस्टोन की तरफ आप खुद ही जाने लग जाते हो, और फिर बड़ा माइलस्टोन भी अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये ताली मारो भाई जोरदार। अभी ये जितना काम दिख रहा है, 5 साल पहले इतना काम नहीं होता था ये, नहीं था, ठीक बिल्कुल भी नहीं था। है? ठीक है, 5 साल पहले अलग था। मैंने उस कमरे में पूछा कि भाई तू मतलब सिंगल ही है या मतलब ओबीसी आजकल की जनरेशन है, तो ये इसने मेरे को वहां अभी उस टाइम पे तो नहीं बताता उस टाइम तो पढ़ ही रहा था, ढोल बजा देते इसका, ठीक है। तो अब बता रहा था कि मैं तो सिर्फ डिप्लोमा से ही डेट कर रहा था, तो वो मतलब जिससे डेट कर रहा था, मे बी मतलब आप शादी भी करोगे शायद। हाँ, ये तो ऑन कैमरा ही हो गया, चल जाहिर हो गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये मतलब फिर मैंने कहा मैं अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगी। कॉन्ट्रडिक्शन क्या? मैं कहता हूँ भाई साहब इन चीजों से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, ये कह रहा है नहीं, जो चीजें आप कर रहे थे, जो चीजें आप कर रहे हो कर, आप उसको मत रोको, वो हम वो मैं तो बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ आप कंप्लीट करो उसको। तो डेट वाली बात है तो मैं बता देता हूँ, डिप्लोमा लास्ट ईयर से ये डेट कर रहा हूँ। सच है ना, मतलब डेट वाली? बिल्कुल सच है हाँ, सर। ठीक है, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। तो डिप्लोमा लास्ट ईयर से डेट कर रहा हूँ, अभी 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, सून वी आर गेटिंग मैरिड, मतलब एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट दे दूँ उसके बाद। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, आप अगर बाई चांस यूएस में तो देखेंगे नहीं, यहाँ तक काफी देर हो गया, फिर भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ तो ऐसे होता है कि कभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, उस दौरान जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, या आप सिंगल हो, आप कोई हॉबी फॉलो कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, उसको एकदम से छोड़ मत दो, जैसे क्योंकि जिम जिम मैं आपको कर हाँ जिम जिम करते रहते हो ये वो, सर वो हाँ वो। तो उसको आप छोड़ मत दो एकदम से। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज को टाइम ज्यादा दे रहे हो, फॉर एग्जांपल हॉबी को आप 3-4 घंटे दे रहे हो, तो उसको कट ऑफ करके 1-2 घंटे तक सीमित कर सकते हो, लेकिन एकदम से कुछ भी मत छोड़ो, वो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट देगा और आपकी प्रिपरेशन पे हैम्पर हो जाएगा वो एकदम चीज। सही बात कह रहा है। अगर आप अगर आपने, प्लीज आप अगर बोलो। अगर आप सिंगल हो तो ये मत सोचो कि अब भैया बोल के गए तो हम भी रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं, जो भी आप हो पर्टिकुलर उस टाइम पे जो आप हो वही रहो, वो आपका नॉर्मल स्टेट एज है। चीज, हाँ मतलब ये कह रहा है कि अपना बिहेवियर को चेंज कर, अपने ये जो डेली डेली रोजमर्रा की जो काम है उनको चेंज करने की कोशिश करोगे ना,
तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में डिस्टर्बेंस होगी और वो फिर पूरी चीजें डिस्टर्ब कर देगी आगे वाली। तो उनको आपको अगर साथ में लेके चलना है, उनके टाइम की कटौती कर दो। तेरे को भी तो फोन का ही आता होगा यार, आजकल की जनरेशन फोन, इंस्टाग्राम, ये तू है इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई को, ठीक है? हाँ, आईडी बता देंगे, आईडी नीचे लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, नीचे लिंक में देखना आईडी, ठीक है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे फिर तेरे को लगता तो होगा कि चलो देख, थोड़ा सा मन कर रहा होगा, चलो देखो यार, वाह बढ़िया है यार, इधर तो सब कुछ सही सही है, सही है थोड़ा, है ना? फिर हाँ, तो इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह मैं भी बहुत यूज करता था उस टाइम पे, पोस्ट वगैरह, स्टोरीज उस वगैरह टाइम डालने पे में। नहीं, तैयारी की ड्यूरेशन बताओ तैयारी पूरे की साल ड्यूरेशन, की, तो सच बताना सच, एकदम सच बताऊंगा, हाँ। मेरे साथ तैयारी की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा पूरा फोकस मेनली तैयारी पे था। बट स्टिल जो चीज, जैसे मैंने बोला कि अपनी अच्छा, नॉर्मल स्टेट मत छोड़ो, तो जो मेरा नॉर्मल स्टेट था कि रिलेशनशिप में हूँ या मैं हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, उसका टाइम कम करके मैंने वो फॉलो किया। लेकिन सोशल मीडिया पे जो मैं टाइम वेस्ट करता था पहले, उसके लिए टाइम बचा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि तैयारी वो इतनी रोका किसने? वो क्योंकि ये तो एडिक्शन है ना, यस सर। ये रुकी कैसे? अच्छा, वो इंसिडेंट से ऑटोमेटिकली रुक गया अपने आप, सर अगर आपका आप मन ही नहीं कर रहा था? अब 12 घंटे क्लास में रहोगे तो 12 घंटे तक फोन यूज करोगे नहीं। उसके बाद आप थके हारे घर पे आते हो, आपको ऑलरेडी इतना कुछ रिवाइज करना होता है, तो आपके पास उस चीज के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो कोई ऐसा क्योंकि बंदा पकड़ लो जो 10-12 घंटे आपको रगड़ता ही रहे। बढ़िया से, हाँ ये बात है, ये सही बात, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, हाँ। तो ये थी कुछ छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और एक एक एग्जाम निकालते हो, बड़े एग्जाम का वो आता है मोटिवेशन। जैसे अब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल दी, तो अब सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन आ रहा है, तो मैं एक ट्राई देना चाहता हूँ उसको भी। तो वही है, आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते जाओ, जैसे जैसे छोटे छोटे, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने से शुरू करो, एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा कि आप कुछ कर सकते हो सब्जेक्ट में। फिर जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, आपको आएगा कि यार एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, अब तो दूसरा तीसरा सब्जेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो देंगे, एक एग्जाम निकल जाएगा। लाइफ में आगे सोचोगे तो सारे एग्जाम, मतलब धीरे धीरे सब कुछ होता चला जाएगा। बट स्टार्ट करने की जरूरत है, एक बार स्टार्ट करके देखो। ताड़ी मार दो भैया। इधर ना मिठाई का डब्बा पड़ा है, वो लेके आओ, भाई को खिलाना है, और आपके लिए चॉकलेट लाया है। देखिए ना कितना ज्यादा क्यूट बंदा है, और आप सोच के आ गए, हाँ उधर बच्चे भी होंगे तो उनके लिए चॉकलेट ले चलता हूँ और मिठाई ले चलता हूँ। तो मिठाई तो वैसे बनती है कि नहीं, बनती कि नहीं बनती? बनती है। तो रात को एक अगर आप लोगों को किसी हाँ, को कुछ पूछना है तो आप हाँ पूछ, आप में से किस किसी को कुछ पूछना है किसी तो यहाँ पे आप भी, विशाल, हर्षित, अनुज, किसी ने कुछ पूछना है, किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे किसी भी चीज से मतलब रिलेटेड, पढ़ाई से प्रिपरेशन हो रिलेटेड या आप पूछो भाई को पर्सनल लेवल पे बुलाना। कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते अबे तुम्हारा नहीं है, देखिए। तो हाँ प्लीज, किसी को कुछ पूछना है कि आप लीड के रिगार्डिंग पूछ लो कि सर क्या सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल छोटा सा एग्जाम है, आप पूछो एक बार। लो मिठाई खाओ भाई साहब, चना बादाम बर्फी, ठीक है? हेल्दी होती है काफी, इसलिए हैं? हाँ, शुगर कम होता है। तो ये बनती है तुम्हारी। ठीक है। अरे पहले अरे देनी है, नहीं सर, पहले देनी है। सर आपसे ही तो पहले नहीं बने नहीं, हैं। पहले देनी है, पहले देनी है थैंक यू भाई। सर। और हंसी है तेरी, ये मेरी है। हाँ प्लीज। कुछ कुछ भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है प्रिपरेशन से रिलेटेड ही, पर्सनल लाइफ में भी कुछ पूछना। हाँ हाँ। हम्म हम्म। उस टाइम पे सीरियस नहीं थे, उस टाइम पे सीरियस थे, एक फर्क ये था। और मैंने गेट के टाइम पे मैथ्स कैसे करी थी, उसकी एक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने बताई कि मैं पूरा बेसिक तो पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि पूरा बेसिक जो 11 12 में पढ़ा जाता है उसके लिए कम से कम एक साल चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर 6 महीने चाहिए अगर आप बहुत अच्छे हो तो। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि जितना एग्जाम को रिक्वायर्ड है, क्योंकि एग्जाम पूरी मैथ्स नहीं पूछता, कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक है उनकी भी वेटेजेस है, तो जो हाई वेटेज टॉपिक थे उनका बेसिक पढ़ के, और जो कोचिंग में हाई लेवल पढ़ाया जाता है वो पढ़ता था, तो उतना एग्जाम लेवल मीट करने के लिए सफिशियंट हो गया था। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, गेट में मैथ्स के 15 क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क्स कैरी करते हैं मैथ्स, उसमें से मेरे 8-10 के आसपास ही मार्क्स आए थे। ये नहीं मैं 15 में से 15 ले आया था, जो IITians जनरली आते हैं, क्योंकि उनकी मैथ्स काफी अच्छी होती है, वो 15 में से 15 स्कोर करते हैं मोस्टली। लेकिन मेरा उनके मुकाबले टेक्निकल इतना अच्छा कर लिया था मैंने कि गेटवे रैंक आ गई। तो एक आपकी वीकनेस है, उस पर आप इंप्रूव करते रहो, लेकिन आप किसी से कंपेयर मत करो कि ये IITian है, ये इतनी अच्छी मैथ्स पढ़ के आ रहा है, मैं इससे ऊपर कर लूंगा। ये फैक्ट है कि जब आप 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो 6 के 6 पे आपका होल्ड किसी का भी नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है ना, तो फिर वो दूसरी कैटेगरी है, उसको वो सिंगल डिजिट रैंक वाला बंदा है। अगर वो कह रहा है ना मेरे सारा अच्छा है, तो अलग कैटेगरी है उसकी। लेकिन अगर आपका कुछ कम है, मान लो इनके टाइम में एक बच्चा, इसका सीनियर 2017 में,
एक भी क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे मैथ के। जब इसने पेपर दिया ना, जब इसने पेपर दिया उस टाइम पे आईपी में 150 क्वेश्चन होते थे, 150 मिनट का पेपर होता था। 38 क्वेश्चन मैथ के, 37 क्वेश्चन मैकेनिक्स के, 38 क्वेश्चन रीजनिंग के और 37 क्वेश्चन कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री आता था 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे। फिजिक्स केमिस्ट्री उस टाइम पे आता था, है ना? तो शायद हिमांशु सर पढ़ाते थे। यस सर, हिमांशु सर पढ़ाते थे, हाँ डीयू वाले। हाँ, तो 150 में से उस बंदे ने 38 मैथ के क्वेश्चन को छुआ ही नहीं। रैंक पता कितनी है? 1। आप कहोगे मैं ऐसे बोल रहा हूं, वीडियो पढ़िए, देख लो जाके। एक क्वेश्चन भी मैथ का छुआ नहीं, रैंक आई 1। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ छोड़ दो। मैं ये बताना चाह रहा हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि उसने मैकेनिक्स को ऐसा कर लिया, रीजनिंग ऐसी कर ली, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर ऐसा कर दिया एक तरफा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये भाई कह रहा है ना, ये सच कह रहा है कि इसका मैथ कमजोर था। ऑन कैमरे तो कह रहा है, आपके सामने कह रहा है। और इसने आज आपके सामने जो जर्नी शेयर करी है ना, ये कहानी नहीं है। इसने पिछले पूरे साल वो जी है, वो आपके साथ साझा कर रहा है। और उनमें से मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला, वीडियो को लास्ट में बोल रहा हूं दोबारा, उनमें से 4 बंदे भी अगर इसकी जर्नी से कुछ अपने अंदर की मोमबत्ती जला लेते हैं, अपने अंदर की मोमबत्ती जला लेते हैं। बाहर की माचिस जलाने से फायदा नहीं है। हमारी माचिस ऐसी है, आज है कल बंद। माचिस जलाओगे तिल्ली की जितनी विड्थ है उसके बाद बंद। लेकिन अगर आपने अपनी कैंडल जला ली तो आपको सुख देगी लॉन्ग टर्म का। अब भाई आपको लग रहा हो कितना बढ़िया स्मूथ लाइफ है, बंदी भाई के पास है, नौकरी भाई के पास है, ये दिख रहा है अभी। लेकिन जो पीछे का एक साल में 22 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, वो भी देखना पड़ेगा। वो देखोगे तो अपने आप ही इंटरनल कैंडल जलने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस या नो? अरे यस या नो? हाँ प्लीज क्वेश्चंस पूछ रहे थे। पूछ लो भाई, कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है। उसका आंसर हो गया। और किसी का भाई का कोई क्वेश्चन हो? हाँ भी शुभम, कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन? नीरज भाई चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑनलाइन चलो जी, ऑनलाइन वालों को कोई क्वेश्चन हो? हर्षित, यही दिख रहा है मेरे को तो। नहीं सर, मुझे तो सुन के अच्छा सा लगा, एक अलग सी एनर्जी है। क्लोज। और चॉकलेट है रखी है, उधर चॉकलेट रखी है, शायद कौन सा लिफाफा था? थैंक यू लिखा हुआ ब्लू कलर का। थैंक यू लिखा हुआ है ब्लू कलर। खानी नहीं है, लेके आना है इधर पहले। चलो ठीक है यार, जो कैमरे के पीछे भी दिख रहे हैं उनको भी भाई साहब, उनके सामने, आपके सामने मैं तहे दिल से आपकी तरफ से और पूरे जीसीसी की तरफ से भाई बच्चे का धन्यवाद करता हूं। इसने इतना कीमती समय अपना निकाला और आपके साथ अपनी जर्नी इतने करीब से शेयर करी है, जो मैं चाहता था कि ये ऐसा करे। ठीक है, और आप में से 3-4 बालक आगे ऐसे अगर आते हैं तो और बढ़िया बात है। बाकी जो इसकी लिंक्डइन आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ नीचे डाल दूंगा, वो ले लेना। तुम्हारे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलो पांडे जी बंद कर देना यार। पांडे जी को कह दी, बंद कर दी उन्होंने, बंद कर दी। कर दो बंद, पांडे जी बंद कर दो यार, ये पूरी आ जाएंगी ना, बस ये देखना। पांडे जी बंद कर देना है।